फ्रेंड्स, आज हम जो स्टोरी एक्सप्लेन करने वाले हैं उसमें हमारे दोनों ही मेल लीड्स पूरे क्रेजी हैं। हमारी फीमेल लीड जो कि अपनी ट्विन सिस्टर का बदला लेने के लिए अपनी आइडेंटिटी चेंज करके आती है और उसकी हमारे मेल लीड से अरेंज मैरिज हो जाती है। बट उसे पता चलता है कि हमारा मेल लीड तो पूरा साइको है, क्योंकि वो इतना ज्यादा रूथलेस, क्रूअल और डेंजरस है कि आज तक जितने भी गर्ल्स ने उसके पास आने की कोशिश की है या तो वो पागल हो गई या फिर अपनी जान से हाथों बैठी। इसलिए सब लोग हमारे बिलियनियर सीईओ से बहुत ज्यादा डरते हैं। तो ये सब जानने के बाद भी हमारी क्रेजी फीमेल उससे पंगा ले लेती है। तो क्या अब वो ये साइको माफिया गैंगस्टर के चंगुल से बच पाएगी या फिर उसको क्यूट पपी की तरह टेम कर देगी? कि हमारा साइको माफिया गैंगस्टर हमारी क्रेजी फीमेल से पूरी तरह ऑब्सेस्ड हो जाएगा? ये जानने के लिए तो आपको पूरे ड्रामा को लास्ट तक देखना होगा। तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। ड्रामा की स्टार्टिंग में मिस्टर फूरन के घर को देखते हैं, जहाँ पर हमारी फीमेल चाओ डिनर के लिए उसके घर आई हुई थी। तभी लेडी बताती है कि सामने लगा फोटो उन लड़कियों का है जो सारे एक टाइम पर मिस्टर फू की ब्लाइंड डेट हुआ करती थी। ये वाला फोटो मिस लू का है, उसे भी मिस्टर फू ने डेट किया था। मेंटल डिसऑर्डर के कारण उसे मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। ये लड़का इंसानी रूप में डीमन है। अंकल कहते हैं चाओ तुम डरो मत, हम सारे तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। तुमने पहले शादी के लिए मना किया था, इसलिए तुम्हें प्रिजन में भेजा था। तभी जियाजो डैड को छुपाने कहती है, क्योंकि ऊपर से मिस्टर फू नीचे आ रहा था। जियाजो उसे देखती है और सोचती है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मिस्टर फू मेरा ब्लाइंड डेट होगा, वो भी मेरे साथ प्रिजन में था। तब हमने एक साथ नाइट स्पेंड किया है। मैं अब लूचिया नहीं हूँ, मैंने मेरी ट्विन सिस्टर की आइडेंटिटी के साथ जी रही हूँ। अब मैं जियाओचा हूँ, अब मैं जियाओचा बनकर उसके साथ ब्लाइंड डेट पर आई हूँ। तभी मिस्टर फू चाकू को टेबल पर जोर से मारता है। मिस्टर फू बहुत ज्यादा रूड, क्रूअल और रिच पर्सन है। साथ में सिटी के सारे लोग उससे बहुत डरते हैं। उसके दिल में किसी के लिए भी कोई जगह नहीं थी। मिस्टर फू कहता है, क्या मैं तुम्हें सबको एक एक करके बैठने कहूंगा? तो अंकल मना करके सबको बैठने कहते हैं। फिर सारे आकर बैठ जाते हैं। मिस्टर फू की ग्रैंडमा कहती है, मिस्टर फू ये जियाओ है, तुम्हारी इसके साथ शादी तय की गई है। मिस्टर फू कहता है, जिस भी लड़की को मैंने आज तक डेट किया है उनमें कोई पागल हो गई है या फिर अपनी लाइफ से हाथ धो बैठी है। तो क्या तुम लोग अभी मुझे डेट पर जाने को बोल रहे हो? जियाओ सोचती है, इसका मतलब ये अभी तक मुझे पहचान नहीं पाया है, मुझे इसकी जरूरत है, तभी जाकर मैं अपना रिवेंज ले सकती हूँ। ग्रैंडमा कहती है, तुम मुझसे मत डरो, तुम्हें एक दिन के अंदर ही शादी करनी होगी, वरना तुम्हारी मॉम की सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे हाथ से चली जाएगी। मिस्टर फू कहता है, ठीक है, वैसे मुझे खेलने के लिए एक गर्ल की जरूरत है। फिर जियाओ से कहता है, चलो साथ में सोते हैं। जियाओ अंकल की तरफ देखने लगती है तो अंकल सोचते हैं, अगर तुमने अभी उसे हाँ कह दिया तो मुझे कल फिर से मिस्टर फू के घर पे आना पड़ेगा तुम्हारे डेड बॉडी को उठाने के लिए। फिर कहते हैं, मिस्टर फू अभी तक आप दोनों की शादी नहीं हुई है तो ये सब करना अच्छा नहीं होगा। ग्रैंडमा सोचती है, ये लड़का हमेशा बनी बनाई बातों को बिगाड़ता रहता है। फिर कहती है कि अच्छा नहीं होगा। मिस्टर फू कहता है, क्यों, आपको डर है कि कहीं उसे मैं हर्ट ना कर दूं? फिर उन्हें बाहर निकालने कहता है तो ग्रैंडमा उसे शांत कराती हुई कहती है, ठीक है ठीक है। मिस्टर फू बिना कुछ कहे उठकर जाने लगता है। बट जियाओ के पास रुककर कहता है, क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें गोद में उठाकर रूम तक ले जाऊं? जियाओ बिना कुछ कहे उठकर उसके पीछे पीछे जाने लगती है और उसके हाथ से खून आता देख सोचती है, इसका ब्लड काफी टेस्टी लग रहा है, अभी मुझे इसके सामने इनोसेंट गर्ल बनने की एक्टिंग करते रहनी होगी, ये बहुत मुश्किल काम है। फिर जैसे रूम में आती है तो मिस्टर फू उसका गला पकड़ लेता है तो वो उसे छोड़ने कहती है। मिस्टर फू कहता है, अगर एंड तक तुम मेरे हाथ से बच आती हो तो मैं तुमसे शादी कर लूंगा। जियाओ कहती है, मैं पूरी कोशिश करूंगी। मिस्टर फू से नीचे फेंक देता है। वो सोचती है, ये अभी भी पहले की तरह गला दबाने की गेम खेल रहा है। मिस्टर फू कहता है, मेरे शावर लेकर आने तक यहीं पर रहना। उसके जाने के बाद जियाओ हमें बताती है कि 2 हफ्ते पहले मैं प्रिजन में कैद थी। हम दोनों बहनें बचपन से एक दूसरे से अलग रहते आ रहे थे। जियाओ को जियांग फैमिली ने प्रिजन में कैद करवाने की वजह से उसकी डेथ हो गई थी। उससे पहले उसने मुझसे मिलकर रिक्वेस्ट किया कि मैं उसकी आइडेंटिटी लेकर जियांग फैमिली से उसकी डेथ का रिवेंज लूं। यहाँ आपको बताना चाहती हूँ, इसका नाम लूचिया है, लेकिन जियाओ जो उसकी ट्विन सिस्टर थी उसकी मौत का रिवेंज लेने के लिए जियांग फैमिली में जियाओ बनकर आई है और इन सब काम में मिस्टर फू की हेल्प चाहिए क्योंकि वो इस सिटी का जनरल है और सबसे डेंजरस पर्सन भी है। स्टोरी ज्यादा कंफ्यूज ना हो उसके लिए उसे जियाओ बुलाएंगे। बैक टू स्टोरी। मिस्टर फू को वॉशरूम से निकलते देख जल्दी से सो जाती है, बट मिस्टर फू तो उससे बहुत ज्यादा चालाक था। वो झट से उसकी एक्टिंग को पकड़ लेता है और बेड से नीचे फेंक देता है। फिर भी उसे ना उठते देख कहता है, अगर अपनी आंखें नहीं खोली तो फिर देख लेना कि मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे साथ। जियाओ ये सुनकर जल्दी से उठ जाती है और उसे सॉरी कहकर सोफे पे सोने चली जाती है। मिस्टर फू बेड पर लेटकर जियाओ को देखता रहता है। नेक्स्ट मॉर्निंग अंकल और ग्रैंडमा जियाओ से मिलने आते हैं। अंकल उसे देख खुश होते हैं कि तुम अभी तक जिंदा हो।
मुझे तो लगा था तुम्हें दोबारा जिंदा देख ही नहीं पाऊंगा। जियाओ सोचती है तो तुम मेरी डेड बॉडी लेने के लिए आए हो। ग्रैंडमा कहती है तुम पहली हो जो उसे पसंद आई हो, वो तुम्हें लाइक करता है। जियाओ कहती है लेकिन वो मेरे साथ बहुत रूड था। ग्रैंडमा कहती है पहले ऐसा नहीं था, वो जब वो बच्चा था तब उसे बहुत सारे लोगों ने नफरत और गुस्सा दिया था, इसलिए अब वो ऐसा बन गया है। लकीली तुम उसे पसंद आ गई हो, देखना जल्दी तुम उसकी पूरी दुनिया बन जाओगी। जियाओ सोचती है ये गेम खेलने में काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। ग्रैंडमा आगे अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए कहती है कि मैं कल ही नोटिस कर लिया था मिस्टर फू तुम्हारे साथ दूसरों से थोड़ा अलग ट्रीट करता है, तुम अब उसके साथ पूरी तरह सेफ हो। अब नीचे चलो, वो ब्रेकफास्ट कर रहा है। उसके आसपास रहकर दोनों के बीच की दूरियों को मिटाने की कोशिश करो। वो हाँ कहती है। थोड़ी देर बाद तीनों नीचे आते हैं तो मिस्टर फू से पूछता है क्या तुम्हें कल रात अच्छी नींद आई बेबी? जियाओ कहती है हाँ। मिस्टर फू कहता है बट मैं सो नहीं पाया, तुम्हें क्या लगता है? जियाओ कहती है मैं अपनी बातें वापस लेती हूँ। मिस्टर फू कहता है मेरे पास आओ। और जियाओ के आने के बाद वो उसके फेस को पकड़कर कहता है मुझे ज्यादा बातें करने वाली गर्ल्स पसंद नहीं है, तो बेहतर होगा बोलने से पहले जरा सोच लिया करो, उसके बाद मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। वैसे आज रात मेरे रूम में आ जाना, और अगर कहीं भागने की कोशिश करी तो तुम टपक जाओगी। तो वो हाँ करती है और मिस्टर फू रुमाल से हाथ क्लीन करके चला जाता है। नेक्स्ट सीन में 2 मिनट जियाओ को रूम में लेकर आती है और कहती है मिस्टर फू ने आपको घर से बाहर जाने से मना किया है, अगर आपको कुछ चाहिए होगा तो मुझे बुला लेना। जियाओ कहती है ओके अब तुम जा सकती हो। फिर पूरे रूम को देखती सोचती है प्रिजन से ये रूम बहुत बड़ा है। इससे मुझे एक बात समझ में आ गई है कि अगर तुम मरने से कभी नहीं डरोगे तो तुम्हें मौत कभी नहीं डराएगी। तभी उसे उसके फ्रेंड कॉल करता है कि क्या तुम आज रात मिलने नहीं आओगी। नेक्स्ट सीन में जियाओ मिस्टर फू से बचने के लिए इस तरह गेटअप करके आई थी। खुद उसके फ्रेंड भी शॉक्ड थे कि तुम्हारी मेकअप में काफी सुधार आया है। जियाओ कहती थैंक यू। फिर उसे एक एड्रेस देकर पता लगाने के लिए कहती है। फ्रैंक पूछता है क्या तुम अब रिवेंज लेने के बारे में सोच रही हो? प्रिजन में रहने की वजह से तुम्हें बहुत सारे लोग ढूंढ रहे हैं, साथ में मिस्टर फू भी। अगर तुम उसे मिल गई तो वो तुम्हें मार डालेगा। जियाओ कहती है उसे छोड़कर और भी लोग जो मेरे पीछे पड़े हैं, वैसे भी मैं उसके साथ ज्यादा सेफ फील करती हूँ। फ्रैंक उसे रिवेंज लेने में हेल्प कर रहा है। तभी उसे मिस्टर फू का असिस्टेंट देख लेता है बट पहचान नहीं पाया था, और मिस्टर फू से इस बारे में पूछने पर वो बताता है कि ये जियाओ है। असिस्टेंट ये देख शॉक्ड होता है कि मिस्टर फू ने उसे पहचान लिया। फिर रूम की सीसीटीवी चेक कर कहता है लेकिन इस रूम में तो भागने का कोई रास्ता ही नहीं था, तो वो भाग कैसे गई? मिस्टर फू कहता है उसे कम समझने की गलती तुमने की है, मैंने नहीं। उसने जरूर कुछ टेक्निक का यूज किया है, उसे मेरे पास लाओ। असिस्टेंट जियाओ को लेकर आती है। मिस्टर फू उसे उसका नाम पूछने पर वो कहती है माफ करना, मेरा काम पूरा हो गया है और वर्क टाइम पे भी ऑफ हो गया है, तो मुझे घर जल्दी जाकर मेरे बच्चों को मिल्क पिलाना होगा। मिस्टर फू कहता है मुझे पीना है। ये सुनकर जियाओ गलत समझ लेती है। तभी असिस्टेंट गन निकालकर उस तरफ कर बैठने का इशारा करता है तो वो डरकर बैठ जाती है और मिस्टर फू को ड्रिंक सर्व करने देने लगती है। और फिर उसके आदमी को पकड़कर लाते हैं और मिस्टर फू के सामने बैठा देते हैं। कहते हैं मुझे सच में पता नहीं है कि लूजिया कहाँ पर है। जियाओ ये सुनकर शॉक्ड होती है कि ये मुझे क्यों ढूंढ रहा है। क्या उस रात की वजह से वो मुझसे रिवेंज लेना चाहता है या फिर मुझसे सॉरी कहना चाहता है? सबसे ताज्जुब की बात ये है कि उसे मैं याद हूँ। इधर मिस्टर फू उसके हाथ में नाइफ घुसा देता है। फिर उसके बाल को पकड़कर कहता है अच्छा होगा कि तुम मुझे सब कुछ बता दो, कॉज आज मैं अच्छे मूड में हूँ, तो मेरे पेशेंस का टेस्ट मत लो। फिर असिस्टेंट से कहता है देखो इसे कितना पसीना आ रहा है, जरा इसे ठंड करवाओ। फिर गार्ड्स उससे ले जाते हैं। मिस्टर फू जियाओ को अपने पास खींच कर कहता है क्या तुम डर गई? वो मना करते सोचती है इस पागल को अगर पता चल गया कि मैं ही लूजिया हूँ तो मुझे कच्चे चबा जाएगा। मिस्टर फू उसके फेस पर हाथ फेरते कहता है टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ जेंटल रहूंगा, लेकिन तब तक जब तक तुम मुझे चीट नहीं करती। अगर किसी दिन मुझे तुम्हारे झूठ के बारे में पता चल गया तो तुम्हारा हुलिया भी इसके जैसे ही हो जाएगा। फिर उसे अपने क्लोज कर कहता है चलो तुम्हें एक एग्जाम्पल देता हूँ। जियाओ कहती नहीं मैं भला तुमसे झूठ क्यों कहूंगी, मेरा ऐसा इरादा भी नहीं है। तभी असिस्टेंट उस आदमी को लेकर एक बड़े से पॉट में डालकर उसके अंदर बहुत सारे बर्फ डाल देता है। ठंड की वजह से वो आदमी कहता है मुझे बाहर निकालो, मैं सब कुछ बताता हूँ। मिस्टर फू का इशारा करने पे वो उसे बाहर निकाल देते हैं। फिर सारी बातें बता देता है। वो कहता है मिस लू के लिए ब्लड पीना नॉर्मल बात थी। जब वो 5 साल की तब से उन्हें 1 वीक में एक बार ब्लड चाहिए होता था। 10 साल की एज होने के बाद लू फैमिली में बहुत सारी अजीब बातें होने लगी। लू फैमिली को डाउट था कि ये सारा कुछ मिस लू की वजह से ही हो रहा है, इसलिए उसे प्रिजन में डाल दिया। उस प्लेस में जाने के बाद कुछ ही दिनों के अंदर ही वो मर गई। मुझे जितना पता था मैंने बता दिया, अब मुझे जाने दीजिए। मिस्टर फू कहता मुझे तुम्हारा ब्लड चाहिए। वो आदमी मना करता है बट मिस्टर फू उसकी बात नहीं मानता और असिस्टेंट उसका ब्लड निकालने के बाद उसे ले जाया जाता है। मिस्टर फू पूछता है क्या तुमने कुछ देखा?
जियाचो कहती नहीं, सडनली मेरी आंखें खराब हो गई हैं और मैं अंधी हो गई हूँ, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। पर मिस्टर फू उसको उठाकर ले चला जाता है। जियाचो ये सारा कुछ देख बहुत डर गई थी कि इंसान मेरी सोच से भी ज्यादा खतरनाक है। इधर असिस्टेंट पूछता है मिस्टर फू के जियाचो के साथ ऐसा बिहेव करना सही था। मिस्टर फू कहता है मरने से पहले कुछ दिन खेलना चाहता हूँ उसके साथ, अगर वो भागने की हिम्मत करती है तो वो टपक जाएगी। जाते टाइम असिस्टेंट कहता है थोड़ा स्लो चलाओ। फिर मिस्टर फू के हाथ में एक ब्लैक मास्क को देखते हैं, जिसे प्यार से देखते हुए मिस्टर फू सोचता है हर कोई बोल रहा है कि तुम मर गई हो, बट मुझे इस बात पर यकीन नहीं है। जब तक मैं तुम्हारी एशेस को अपनी आंखों से नहीं देख लेता तब तक मुझे इस बात पर यकीन नहीं होगा। प्लीज मेरे पास आ जाओ लूचिया। नेक्स्ट सीन में मिस्टर फू घर आ जाता है और जियाचो के रूम की लाइट को ऑन देख असिस्टेंट कहता है मिस जियांग तो काफी तेज निकली, आपके पहुंचने से पहले ही घर आ गई। मिस्टर फू कहता है उसके बारे में पता करो, उसकी एक्टिंग काफी बोल्ड थी और 1 घंटे बाद उसे मेरे रूम में भेजना। असिस्टेंट हाँ कर देता है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर फू को शावर लेते देखते हैं। मिस्टर फू काफी हॉट लग रहा होता है। थोड़ी देर बाद बाहर आने के बाद जियाचो को देख कहता है इधर उधर देखा तो आंखें निकाल दूंगा। फिर खुद को अच्छे से कवर करते हुए उसे अपने पास आने कहता है। जियाचो आने के बाद उसका गला पकड़ लेता है और अपने फेस पर रियल आइडेंटिटी छुपाने के लिए मास्क लाना अच्छी बात होती है, बट मुझे उनके फेस से मास्क हटाने में बड़ा मजा आता है। फिर उसके क्लोज आकर कहता है तुम्हारे मास्क के पीछे कौन सा फेस छुपा रखा है। जियाचो सोचती है कहीं सच का पता तो नहीं चल गया। फिर कहती है मुझे पता नहीं है तुम किस बारे में बात कर रहे हो। मिस्टर फू पूछता है कि ग्रैंडमा तुम्हें कुछ कहा है। वो कहती है हाँ, उन्होंने मुझे जल्दी बेबी बॉर्न करने को कहा है। मिस्टर फू पूछता है क्या तुम उसके लायक हो। फिर उसे धक्का देते हुए बेड पर लेट जाता है और उसे पास आकर बैठने कहता है। जैसे वो बैठती है तो कहता है मुझे तुम्हारा आंसर अच्छा नहीं लगा, इसलिए तुम्हें पनिशमेंट के तौर पर आज पूरी रात बैठकर मुझे देखते रहना होगा, और अगर तुम सो गई तुम्हारी उंगली काट कर पानी में बॉईल करूंगा। जियाचो ठीक है बोलती है। मिस्टर फू के सो जाने के बाद वो उसे देखते हुए सोचती है सोते हुए कितना प्यारा लग रहा है, पर थोड़ी देर बैठने के बाद वो झपकी लेने लगती है। ये देख मिस्टर फू उठ जाता है तो जियाचो कहती है मैं अपने पैर को देख रही थी। मिस्टर फू कहता है अगर तुम्हारा पैर इतना अच्छा है तो काट कर मुझे दे दो। जियाचो कहती है अगर तुम चाहो तो इसे काट कर लेके जा सकते हो, फिर मेरे पास भी दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होगा मिस्टर फू को सेव करने के लिए, इसलिए अभी के लिए इसे कुछ दिन मेरे पास रहने दो। मिस्टर फू आगे कुछ बोल नहीं पाता और सो जाता है। तभी उसे फैंग का मैसेज आता है। फैंग उसे जियांग फैमिली में होने वाली पार्टी के बारे में बताता है, साथ में ये भी कहता है कि तुम्हें जिन लोगों ने बुली किया था वो सब भी आने वाले हैं। ये सुनकर जियाचो फैंग से उसके लिए ड्रेस रेडी करने को कहती है। नेक्स्ट डे वो बहुत अच्छे से रेडी होकर पार्टी में आती है तो सारे गेस्ट उसके बारे में बात करने लगते हैं कि ब्यूटीफुल गर्ल कौन है। दूसरी गर्ल बताती है कि जियांग फैमिली की डॉटर मिस जियांग है, बचपन से उसे ट्रेन किया गया था, उसे हर कोई प्यार करता है। सुना है किसी रिच मैन के साथ शादी भी तय हो गई है इसकी। तभी अंकल आकर पूछते हैं तुम जिंदा हो। वो सोचती है उसे मेरी डेड बॉडी देखने में कुछ ज्यादा ही चलती है। अंकल पूछते हैं क्या तुम उसके साथ सोई। वो मना करती है तो अंकल कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम इस पार्टी में किसी रिच और पावरफुल मैन को देख पटा लेना, फिर मैं उसके साथ तुम्हारी शादी करवा दूंगा। वो मना करती है कि अब ऐसा नहीं होगा। तभी जियांग जो कि जियाचो की कजन है वो कहते हैं अंकल आप जाइए, मैं इसे मनाने का ट्राई करता हूँ। अंकल के जाने के बाद जियांग उसके शोल्डर पर हाथ रखता है तो जियाचो उसका हाथ हटा लेती है। जियांग कहता है तुम मुझसे छुप क्यों रही हो, क्या प्रिजन में मुझसे भी अच्छे लोग थे। जियाचो कहती ब्रदर यहाँ बहुत सारे गेस्ट हैं तो जरा अपना ख्याल रखे। वो कहता है तुम मुझे ब्रदर कह रही हो, तुम मानो या ना मानो मेरे बेड पर तुम्हें जल्दी आना होगा। फिर चला जाता है। जियाचो उसे टारगेट करते हुए सोचती है इतनी जल्दी तुम्हें नहीं मारूंगी, थोड़ा टॉर्चर करने के बाद मारने में कुछ अलग ही मजा आएगा। तभी क्या होकर पूछती है तुम वापस कब आई। तो जियाचो कहती है क्यों, तुम मिस्टर फू को पाने का ड्रीम देख रही थी, बट अफसोस वो तुम्हें लायक नहीं करता। क्या सोचती है ये प्रिजन से वापस कैसे आ गई, बट थोड़ी अलग लग रही है। फिर उसके पास आकर पीछे से नाइफ से उसकी ड्रेस को कट कर देती है। समझ लो ये हमारी मुलाकात का पहला गिफ्ट है, अब इतने सारे गेस्ट के सामने खुद को कैसे संभालोगी। तुम्हारी ऐसी एम्बेरसमेंट के बाद कोई भी तुमसे शादी करना नहीं चाहेगा, मिस्टर फू भी नहीं। जियाचो तभी ड्रेस को पीछे से पकड़कर अंदर चली जाती है। तभी मिस्टर फू से देख लेता है। असिस्टेंट कहता है मिस जियांग भी इस पार्टी में आई है। मिस्टर फू सोचता है मैं तब तक वेट करूंगा जब तक तुम मेरे सामने खुद ही मास्क को हटाने देती हो। जियाचो रूम में आती है तो जी नाम का ये आदमी उसके क्लोज होने लगता है। जियाचो से दूर हटाने लगी थी बट जी उसके कमर पर चाकू रखकर उसे रूम के अंदर ले जाता है। तभी मिस्टर फू भी जाते हुए देख असिस्टेंट से उसके बारे में पूछता है तो वो बताता है कि ये जी है, काफी रिच फैमिली से है, बट ये एटीट्यूड बहुत दिखाता है, बेवजह किसी को भी हैंडीकैप बना देता है। इससे पहले से इसने एक रूम बुक कर रखा है। मिस्टर फू कहता है रूम में सीसीटीवी लगाओ, देखो तो आखिर चल क्या रहा है। इधर जी उसे डराते हुए रूम में लेकर आता है। जियाचो कहती मुझे जाने दो, अगर मेरे फैंसी को पता चल गया तो बच नहीं पाओगे। जी कहता सुना मैं तुमसे कुछ नहीं है और एंगेजमेंट भी तोड़ना चाहता है।
उसने तो अभी तक तुम्हारे साथ सोया भी नहीं है। लेकिन घबराओ मत, मैं तुम्हारे अच्छे से टेक केयर करूंगा। जियाजो से बार बार रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज मुझे जाने दो, बट जी उसका हाथ बांध देता है, फिर उसे विप से मारने चाहता है। यही सीन कट होकर मिस्टर फू को देखते हैं। वो सीसीटीवी में ये सारा कुछ देख जियाजो की हेल्प करने जाने लगता है, बट असिस्टेंट रोकते हुए सीसीटीवी दिखाता है। तो मिस्टर फू कहता है काफी इंटरेस्टिंग है। इधर जियाजो को देखते हैं, उसने अपने हाथ खोल दिए होते हैं और फिर उसे किक मारकर ब्लैंकेट लेकर अपने कमर पर बांध देती है और देन उस आदमी को उसी चेयर पर उठाकर बांध भी देती है। वो आदमी कहता है अगर मुझसे पंगा लेने की कोशिश की तो तुम्हारी जियांग फैमिली नहीं बच पाएगी। जियाजो एक नाइफ उठा लेती है कि अब मैं तुम्हारे कपड़े फाड़ूंगी। जी उसे क्लोज आने से मना करता है, बट वो उसके पूरे कपड़े फाड़ देती है। जी उसे रिक्वेस्ट करता मुझे छोड़ दो, दोबारा ये सब नहीं करूंगा, बट जियाओ उसकी मेन पॉइंट पर नाइफ से मारते हुए कहती है अब दोबारा किसी लड़की को परेशान नहीं कर पाओगे। इधर ये सब मिस्टर फू देख रहा था। असिस्टेंट कहता है मिस्टर फू ये तो आपकी रिप्लेसमेंट लग रही है, बिल्कुल आप ही की तरह साइको है, उल्टा 4 कदम आगे है। मिस्टर फू स्माइल करते कहता है जाकर ये नजारा देखना पड़ेगा। जियाओ फिर रूम में बाहर जाने के लिए जैसे डोर ओपन करती है, सामने मिस्टर फू को देख डर आती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। फिर उसकी शर्ट को खींचती है तो वो अपना हाथ उसे दूर कर पूछता है यहाँ क्या हो रहा है। जियाओ बताती है पता नहीं ये आदमी कौन है, मेरे कपड़े खराब हो गए थे तो उसने कहा कि वो मुझे चेंज कराने ले जाएगा, लेकिन रूम में आने के बाद वो पागल हो गया है और मेरे साथ बदतमीजी करने लगा। मैंने जैसे से करके खुद को उसके हाथ से छुड़ाकर उसे बांध दिया है। मिस्टर फू कहता है इसलिए तुमने उसकी मर्द की ताकत ही छीन ली, उसका सिस्टम तोड़ दिया। वो कहती है सॉरी। असिस्टेंट सोचता है दोनों परफेक्ट और बेस्ट एक्टर हैं। मिस्टर फू उसके पास आकर कहता है उसे तो मैं हैंडल कर लूंगा। फिर पूछता है पर तुम्हें तो मैंने घर से बाहर निकलने से मना किया था ना। वो कहती है जियांग फैमिली ने मुझे आने के लिए मजबूर किया, लेकिन यहाँ कोई भी अच्छा नहीं है, मुझे तुम बहुत अच्छे लगते हो, क्या तुम्हें भी मैं पसंद हूँ। मिस्टर फू उसकी बातों को काटते हुए कहता है तुमने अच्छे से सोच लिया है ना कि मुझे कैसे समझाओगी, कॉज अगर तुम मुझे मना नहीं पाई तो टपक जाओगी। फिर चला जाता है। असिस्टेंट में उसको ड्रेस देकर चला जाता है। जियाजो ड्रेस पहनकर नीचे आती है तो क्या उसे देख पूछती है तुम्हारे पास ये कैसे आया। जियाजो कहती है इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, वैसे मैंने भी तुम्हारे लिए गिफ्ट रेडी किया है। फिर चुटकी बजाते लाइट ऑफ हो जाती है। फिर लाइट वापस आती है तो क्या की ड्रेस किसी ने फाड़ दी थी, जिस वजह से सबके सामने उसकी ड्रेस खुलकर नीचे गिर जाती है। सारे गेस्ट उसकी फोटो खींचने लगते हैं। जियाजो कहती है अब तुमसे शादी कौन करेगा। क्या कहती है तुम जियाजो नहीं हो। इधर मिस्टर फू के चलते टाइम असिस्टेंट कहता है वो तो बहुत डेंजरस है, आपको उसे खुद से दूर रखना चाहिए। मिस्टर फू कहता है अगर वो नहीं है तो कोई और तो जरूर होगी, मैं देखना चाहता हूँ कि आगे वो और क्या चाल चलेगी। तुम्हें तो उसके बारे में पता करने कहा था। असिस्टेंट कहता है हाँ पता किया है। जियाजो बहुत शांत लड़की है, इसलिए जियांग फैमिली ने उसे शादी के बहाने सेल करने के बारे में सोचा है। वो भी पहले प्रिजन में थी और 2 हफ्ते पहले घर लौटी है। मिस्टर फू ये सुनकर कहता है फिर से प्रिजन। उसकी फैमिली से पूछो कि जियाजो वापस आने के बाद कुछ अलग बिहेव कर रही है या नहीं। अगर वो कुछ नहीं बताते तो जियांग फैमिली से किसी के साथ उसका डीएनए टेस्ट करवाओ। असिस्टेंट पूछता है मिस्टर फू आपको उस पर डाउट हो रहा है कि वो फेक है। मिस्टर फू कहता है हो सकता है। नेक्स्ट दिन मिस्टर फू बैठकर स्मोक कर रहा था। जियाजो के आते साथ ही नीचे बैठकर उसे सॉरी कहने लगती है तो मिस्टर फू गुस्से से उसके फेस पकड़कर कहता है अच्छा रहेगा तुम मुझे खुद के बारे में सच पता लगाने दो, वरना अपनी लाइफ से हाथ धो बैठोगी। जियाजो कहती है मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं वैसी नहीं हूँ जैसे तुम्हें लग रहा है। मिस्टर फू कहता है अगर मुझे कल तुम्हें ओल्ड हाउस ले जाना नहीं होता तो मैं अभी तुम्हें टपका डालता। जियाजो कहती है मिस्टर फू मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज मुझे छोड़ दो। मिस्टर फू कहता है तो फिर बताओ तुम मुझे कैसे मनाओगी। जियाजो कहती है मॉम की तरह गाना गाकर तुम्हें सुला दूं। मिस्टर फू ये सुनकर अपनी मॉम के बारे में सोचता है कि बचपन में भी उसकी मॉम इस तरह से गाना गाकर सुलाया करती थी और कहता है मुझे मॉम से गाना सुनकर बहुत अच्छा लगता है। सीन प्रेजेंट में आता है। मिस्टर फू को बेड पर लेटा देख पाते हैं। मॉम को याद कर उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। पीछे से जियाजो भी हाथ थपथपा रही थी। थोड़ी देर बाद रुक जाती है तो मिस्टर फू कहता है क्या मैंने तुम्हें रुकने के लिए कहा है। तो वो स्माइल करती हुई गाना गाने लगती है और वो सोने लगा था। मिस्टर फू के सो जाने के बाद सोचती है पता नहीं ओल्ड हाउस में कल दिन कैसे कटेगा। नेक्स्ट डे दोनों ओल्ड हाउस आते हैं, तभी ग्रैंडमा भी चेंगुआन के साथ आती है। चेंगुआन मिस्टर फू का स्टेप ब्रदर है, बट दोनों के बीच का रिलेशन बहुत अच्छा नहीं है। मिस्टर फू से देख खुश नहीं था। ग्रैंडमा जियाजो को देख बहुत खुश होती है और चेंगुआन से कहती है ये तुम्हारी फ्यूचर सिस्टर इन लॉ है। चेंगुआन कहता है हाँ मेरी सिस्टर इन लॉ बहुत ब्यूटीफुल है। मिस्टर फू ये सुनकर कहता है अगर वो तुम्हें इतनी पसंद है तो मैं उसे तुम्हें ना दे दूं। वैसे भी आज तक मेरी हर चीज जो तुम्हें अच्छी लगती है ग्रैंडमा उसे तुम्हें दे देती है।
चैंगवान ग्रैंडमा के सामने इनोसेंट बनते हुए कहता है, देखो ग्रैंडमा, हम अभी मिले हैं और वो मुझसे कैसे बात कर रहा है, और अपनी वाइफ के बारे में ऐसा बोलना बहुत एम्बैरेसिंग है। चाचा कहती है, मिस्टर फू, मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ, मुझे तुमसे कोई छीन नहीं सकता। ग्रैंडमा कहती है, तुम्हारे डैड तुम्हें ढूंढ रहे थे, जाकर मिलाओ। मैं जियाओ के साथ बाहर टहलने चाहूंगी। चैंगवान जियाओ को गंदी नजरों से देख रहा था। ये देख मिस्टर फू गुस्से से उसके पास आकर कहता है, अगर दोबारा मेरी वाइफ को गंदी नजरों से देखा तो मैं तुम्हारी आंखें निकाल लूंगा। ग्रैंडमा कहती है, अब बस भी करो तुम दोनों, जब भी मिलते एक दूसरे को काटने को दौड़ते हो। मिस्टर फू के चले जाने के बाद चाचा पूछती है, इन दोनों भाइयों की आपस में नहीं बनती। ग्रैंडमा कहती है, क्योंकि वो स्टेप ब्रदर्स हैं। चैंगवान की मॉम मिस्टर फू की मॉम की बेस्ट फ्रेंड थी। जब से वो इस घर में आई, उन दोनों के बीच का रिलेशन पहले जैसा नहीं रहा, और तब से मिस्टर फू ऐसा बन गया। रीजन उसके डैड है, क्योंकि वही उसकी बेस्ट फ्रेंड को घर लेकर आया था। बाद में मिस्टर फू को ट्रेनिंग के दौरान बहुत से बुरे काम करने के लिए भी कहा था, जिस वजह से मिस्टर फू अब इतना ज्यादा रूड बन गया है। चैंगवान का एक छोटा भाई भी था, वो भी एक मिशन के दौरान मिस्टर फू को बचाते हुए मारा गया। चाचा सोचती है, मिस्ट्रेस का बेटा मिस्टर फू के लिए अपनी जान दे दिया, इसे झेल पाना मिस्टर फू के लिए बहुत हार्ड हुआ होगा। तभी चैंगवान कहता है, क्या मैं डिनर से पहले सिस्टर लॉ को पूरा घर घुमाकर दिखाने ले जाऊं? ग्रैंडमा भी उसे जाने के लिए बोल देती है कि क्या पता इससे मिस्टर फू के बारे में तुम कुछ ज्यादा जान सकती हो। नेक्स्ट सीन में चैंगवान उसे घर के अंदर लेकर आता है। वो जगह बहुत डरावना था और 2 जंगली डॉग्स भी बंधे हुए थे। जाजो ये देख डर से आती है कि तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो। वो कहता है, तुम्हें पता है ये जो ब्लड के स्टेन्स लगे हुए हैं, ये सारे मेरे भाई जाओसी के हैं, वो यहीं पर मरा था। क्या तुमने कभी ब्रदर्स को आपस में लड़ते देखा है? फू फैमिली में जीने के लिए खुद के भाई को भी मारना पड़ता है ना इंटरेस्टिंग बात? जब हम बच्चे थे, जीने के लिए मुझे मेरे बड़े भाई को झूठ बोलकर यहाँ बुलाना पड़ा कि मैं बीमार हूँ। फिर उन डॉग्स को खोल दिया गया था। तभी जाओसी बिना डरे आगे बढ़ा। उसने मिस्टर फू के बदले खुद को मारने का डिसाइड किया। मरने से पहले वो बहुत जोरों जोरों से चीख रहा था, बताओ फूल था या नहीं? मैं अभी जहाँ पर खड़ा हूँ, तब वो वहीं पर खड़ा हुआ था और मैं तो बस खड़ा होकर सब कुछ देख रहा था। एंड में उसने बस यही बात कहा कि फू फैमिली में पैदा होना सबसे बड़ा कर्ज है, ऐसे जीने से तो मरना ही अच्छा होता है। तभी एक डॉग जोर जोर से भौंकने लगता है, तो चैंगो ने एक लोहे की छड़ी से उसे मारने लगा था। जाओ ये देख बहुत डर गई थी। फू फैमिली में हर कोई दर्द सह रहा है सिवाय मिस्टर फू को छोड़कर, लेकिन क्यों? तब से मुझे उसकी हर चीज चुराना पसंद है, चाहे वो उसका टूथब्रश ही क्यों ना हो। अब मैं इस बात से एक्साइटेड हूँ कि उसने तुम्हारे साथ रहा है, तो तुम्हारा टेस्ट करना कैसा होगा? क्या तुम उसके साथ सोई हो? मुझे बताओ कि वो कैसा था। तभी मिस्टर फू आकर उसे एक जोरदार पंच मारकर नीचे गिरा देता है। फिर जियाओ को लेकर चला जाता है। चैंगवन कहता है, तुम जिससे ज्यादा प्यार करोगे, चाहे वो कोई इंसान हो या चीज हो, सबको मैं तुमसे छीन लूंगा। नेक्स्ट दिन में सारे बैठकर डिनर कर रहे थे कि तभी ग्रैंडमा जियाओ को डैड से मिलती है। डैड कहते हैं, मॉम ने तुम्हारे बारे में बहुत बातें की हैं, आज से मिस्टर फू को तुम्हारे हवाले करता हूँ, उसका अच्छे से टेक केयर करना। वो थोड़ा रूड तो है पर संभाल लेना। जियाओ कहती है, नहीं वो मेरे लिए अच्छा है, उससे मिलना मेरे लिए गॉड का दिया हुआ ब्लेसिंग है। फिर चैंगवन की मॉम खुद को इंड्यूस करवाती है और जियाओ को खाने के लिए खाना देती है। वो जिस डिश को खाती चैंगवन भी सेम वही डिश खाता है और कहता है, तुम दोनों ने आज बहुत सारी बातें भी की हैं। मॉम पूछती है, अच्छा किस बारे में? वो कहता है, मैं सिस्टर इन लॉ को ये बता रहा था कि जाओसी की डेथ कैसे हुई। ये सुनकर मिस्टर फू चॉपस्टिक को रख देता है और फिर पूछता है, क्या सच में? वो हाँ कहकर आगे कुछ कहता, बट मॉम उसे इस टॉपिक पर और बातें करने से मना करती है। जियाओ भी कहती है, हाँ इस बात को बंद करो वरना आंटी क्यों सैड हो जाएंगी। चैंगवन कहता है, अगर मैं इस बात को ना छेड़ता तो सारे मेरे भाई को भूल जाते। जियाओ सोचती है, उसने अच्छा खेल खेला है, बट अब देखना ये है कि इन दोनों भाइयों में से सबसे पहले टूटता कौन है। फिर कहती है, तुम्हारे कहने का मतलब डैड की वजह से जाओ से टपका था। डैड को उसकी तरफ गुस्से से देखते हुए देख कहता है, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। जियाओ कहती है, लेकिन मुझे तो ऐसा ही लगा। फिर सोचती है, अब मैंने उसे पूरी तरह से चुप करवा दिया है डैड को बीच में लाकर, अब वो चाह कर भी कुछ नहीं बोल पाएगा। मिस्टर फू सोचता है, वो मुझे बचा रही है। सच में दिन ब दिन वो काफी इंटरेस्टिंग होती जा रही है। डैड सबको खाना खाने कहते हैं। आंटी क्यों जियाओ को फू फैमिली का जेड ब्रेसलेट गिफ्ट करती है। ये देख डैड भी उसे सारी पेंटिंग में से एक पेंटिंग लेने कहते हैं। जियाओ हाँ कहकर सारी पेंटिंग्स को देखते सोचती है, सारी पेंटिंग का प्राइस मिलियंस में है। फिर एक सनफ्लावर की पेंटिंग को देख उसे लेने की बात कहती है। मिस्टर फू भी पीछे मुड़कर देखता है। डैड पूछते हैं, तुमने इसे ही क्यों चुना? वो कहती है, क्योंकि वो सबसे स्पेशल है। फिर जाकर उस पेंटिंग को तोड़ देती है और फिर उसके कांच को हटाकर उसमें आग लगा देती है, जिससे पेंटिंग चेंज होकर दूसरी पेंटिंग में बदल गई थी। डैड पूछते हैं, तुम्हें कैसे पता चला कि पेंटिंग 2 तरफा है? जियाओ कहती है, ओरिजिनल पेंटिंग के नीचे अनफिनिश्ड लाइन लिखा हुआ था, इसका मतलब है इसमें एक मिस्ट्री छुपी हुई थी। जिसने इसे बनाया था वो चाहता था कि देखने वाला खुद इसको ढूंढे। डैड बताते हैं कि हाँ तुमने सही कहा, ये मिस्टर फू ने तब बनाया था
जब वो 18 इयर्स का था। फिर मिस्टर फू से कहता है जाजू तुम्हारी वाइफ बनने के लायक है, इसलिए उसका अच्छे से टेक केयर करना। चैंगवान ये सुनकर गुस्सा करते हुए सोचता है मैंने इतने सालों तक उसके जैसा बनने की कोशिश की है, पर हर बार की तरह इस बार भी उसे बेस्ट मिला। डैड फिर से उसे दूसरे पेंटिंग लेने की बात कहते हैं, बट वो मना कर कहती है नहीं, मेरे पास पहले से सबसे बेस्ट इंसान है। मिस्टर फू ये सुनकर कहता है चलो अब घर जाने का टाइम हो गया है। फिर उसे खींचते हुए रेशा आता है, लेकिन ज्यादा टाइम मिस्टर फू जाजू से कहता है तुमने आज बहुत अच्छा काम किया है, इसलिए मैं अब तुम्हें काफी इंटरेस्टिंग रिवॉर्ड दूंगा, चलो साथ में टपक चाहते हैं। वो कहती है क्या तुम पागल हो गए हो? मिस्टर फू कहता है जाओसी भी हर टाइम मेरे पास रहता था, उसे भगाने के बाद भी वो नहीं चाहता था। मरने से पहले उसने मुझसे कहा था खुद को गिल्टी फील मत करवाना, डेथ मेरे लिए फ्रीडम है, इसलिए हर बार जब फ्री में किसी को मारता हूँ मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं उसे खुशी दे रहा हूँ। उस पेंटिंग मैंने जाओसी की डेथ के बाद ही बनाया था, तब मैंने डिसाइड कर लिया था कि जो कोई भी उस पेंटिंग के पीछे छुपे राज को ढूंढ लेगा मैं उसे अपने साथ टपकाने के लिए ले जाऊंगा। डार्लिंग मुझे पता है तुम भी मेरी जैसी हो, इसलिए शादी होने तक वेट मत करो, चलो साथ में टपक जाते हैं। वो बहुत तेज ड्राइव कर रहा था जिस वजह से जियाजो बहुत डर गई होती है, बट वो मिस्टर फू के हाथ को छूते हुए कहती है तुमने अभी तक तुम्हारी मॉम की विल नहीं देखा है, मैं सच में तुमसे शादी करना चाहती हूँ। ये बात सुनते मिस्टर फू कार को रोक देता है, फिर उसे अपने पास खींचते पूछता है क्या सच में तुम मेरे साथ मरना नहीं चाहती? वो कहती नहीं, मैं अभी मरना नहीं चाहती, मैं जीना चाहती हूँ। ये सुनकर मिस्टर फू उसे शोल्डर से पकड़ लेता है, उसकी आंखों में भी काफी दर्द छुपा हुआ था जो वो किसी को भी बयान नहीं कर पा रहा था। थोड़ी देर बाद दोनों घर आ जाते हैं। जियाजो वॉशरूम चली जाती है तो मिस्टर फू वहीं बैठकर स्मोक करते सोचता है उसकी बॉडी मुझे हमेशा फैमिलियर क्यों फील कराती है। फिर असिस्टेंट को कॉल कर पूछता है, आगे से असिस्टेंट कहता है मैंने उसके साथ जियांग का डीएनए टेस्ट करवाया, दोनों रियल में ब्रदर सिस्टर हैं, लेकिन जब मैंने जियांग को इस बारे में पूछा तो उसने बताया कि जब से वो प्रिजन से लौटी है तब से वो बिल्कुल ही चेंज हो गई है, मानो कोई और पर्सन हो। मिस्टर फू कहता है ये वही है। असिस्टेंट पूछता है मिस्टर फू कहीं आपको उससे प्यार तो नहीं हो गया है? मिस्टर फू उसकी बातों का आंसर तो नहीं देता, बट उसे ये कहकर शुक्रा देता है कि आजकल तो मेरे साथ कुछ ज्यादा फ्रेंडली हो गए हो। तो असिस्टेंट ये सुनकर सॉरी बोलते हुए कॉल को काट देता है। मिस्टर फू कहता है लूचिया अगर तुम मर भी गई तब भी मुझे तुम्हारी एशेस को देखना है। थोड़ी देर बाद जियाजो वॉशरूम से बाहर आती है तो मिस्टर फू उसे बेड पर जाकर सोने के लिए कहता है, लेकिन वो मना करती हुई कहती है मैं इसके लायक नहीं हूँ। वो कहता है ये मैं डिसाइड करूंगा, तुम नहीं। जियाजो ठीक है कहकर सोने चली जाती है। मिस्टर फू भी फ्रेश होने के बाद बेड पे जाके आकर बैठ जाता है। फिर उससे पूछता है प्रिजन में लूचिया नाम की किसी को जानती हो? तो वो मना करती कहती है नहीं, मैं उसे नहीं जानती। मिस्टर फू गुस्से से उसके ऊपर आकर उसके गला पकड़ लेता है कि बट मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम उसे सिर्फ जानती नहीं हो, उससे काफी ज्यादा फैमिलियर भी हो। जियाजो कहती है मिस्टर फू मुझे सांस नहीं आ रहा है, सच में मुझे नहीं पता। मिस्टर फू कहता है सारे कहते हैं कि वो टपक गई है, बट मुझे यकीन नहीं है, जब तक अपनी आंखों से उसकी एशेस को नहीं देख लेता तब तक मुझे इस बात पे यकीन नहीं होगा। फिर उसे दूर हो जाता है और उसे कहता है मुझे सुला दो। जियाजो गाना गाकर उसे सुनाने लगती है, बट मिस्टर फू अपनी मॉम को याद करता है। मॉम ने कहा था कि मुझे प्रॉमिस करो कि तुम जिस लड़की से शादी करोगे उसे अपने दिल से प्यार करोगे और खुश रखोगे। मिस्टर फू ने तब अपनी मॉम को प्रॉमिस कर दिया था। ये सारी बातें याद आने के बाद उसकी आंखों में आंसू आ गए थे, लेकिन थोड़ी देर बाद वो सो जाता है। जियाजो उसे सुलाने के बाद सोचती है इसका मतलब जाओसी की डेथ के बाद ही उसे प्रिजन में भेज दिया गया था, यानी मैंने तब उसके साथ वो सब किया था जब वो खुद अपने होश में नहीं था। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे पास अब ज्यादा टाइम नहीं है। तभी फैंग का मैसेज आता है। फैंग ने लिखा होता है कि तुमने मुझे जिस जेट पैरेंट को ढूंढने को कहा था मुझे वो मिल गया है, कल बार में आकर ले लेना। और क्यान भी कल उसी बार में आने वाली है। इनफैक्ट लूचिया लू फैमिली की अडॉप्टेड बेटी है, लेकिन लू फैमिली ने उसे मारने की कोशिश की। इधर रियल जियाओ को भी सेम वहीं पर भेजा गया था जहाँ पर मिस्टर फू और लूचिया थे। तब रियल जियाओ लूचिया से मिली और मरने से पहले उसे लू फैमिली और जियांग फैमिली से रिवेंज लेने का प्रॉमिस लिया था। नेक्स्ट सीन में जियाओ को देखते हैं जिससे आज कुछ अलग टाइप के गेटअप में फैंग से मिलने आती है। फैंग उसे वो जेट पैरेंट भी दे देता है, जिसे देख के जियाओ याद करती है कि प्रिजन में चैनो से मिलने आया था और इस शर्त पे बाहर निकालने का प्रॉमिस भी किया था कि जियाओ यहाँ से निकलने के बाद चैन फैमिली की विरासत जेट पैरेंट को ढूंढ निकालेगी। जियाओ कहती है अगर चैन ने मुझे बाहर ना निकाला होता तो मैं यहाँ पर ना होती, लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो अब जिंदा नहीं है। फैंग पूछता है क्या तुम्हें कुछ पता चला किसने उन्हें वहां पर भेजा था? तो वो नाम अपनी मुंडी हिलाती है। फिर चैन की बातों को याद करने लगती है कि उन्होंने मुझे कहा था कि तुम जिन सारे क्वेश्चंस का आंसर ढूंढ रही हो वो तुम्हें फू फैमिली में मिलेगा, इसलिए तुम्हें यहाँ से निकलने के बाद सबसे पहले जाकर मिस्टर फू से शादी करनी होगी। जियाओ कहती हो या ना हो सब कुछ फू फैमिली से रिलेटेड है। तभी लू क्यान को वॉशरूम की तरफ जाते हुए देख फैंग को कुछ बताकर उसे पीछे चली जाती है।
मिस्टर वू भी उसे देख लेता है। असिस्टेंट कहता है मिस्टर वू आप सही थे, वो इस बार दूसरे गेटअप में आई है। मिस्टर वू कहता है पता करो फैंग और उसके बीच में क्या रिलेशन है और स्टेट पेरेंट के बारे में पता करना। इधर कियान को उसकी फ्रेंड कहती है तुम अब यंग एक्टर बन गई हो, लेकिन जब तुम छोटी थी सारे तुम्हारे बारे में बोल रहे थे कि तुम्हारी जान बचाने के लिए तुम्हारे डैड अडॉप्ट की हुई बेटी का ब्लड तुम्हें पीने को देते थे। कियान सोचती है बचपन में डैड उसे ये कहकर ब्लड पीने को बोल रहे थे कि इससे बीमारी ठीक हो जाएगी और लू फैमिली का फेट चेंज हो जाएगा, और तब से रूमर्स फैल गई कि लू जिया ब्लड पीती है। कियान फ्रेंड से कहती है कुछ इंसान इसी बैड लक के साथ ही पैदा होते हैं कि किसी दूसरे की खातिर खुद मर जाना। फ्रेंड पूछती है तुम्हें डर नहीं लगता कि वो वापस भूत बनकर आएगी और तुमसे रिवेंज लेगी? वो कहती है वो बहुत टाइम पहले से प्रिजन में मर चुकी है, अगर वो भूत बनकर वापस आई तो मैं उसकी एशेस को भी नहीं छोड़ूंगी। तभी लाइट्स ऑफ हो जाती है और सामने से जियाओ चाओ वही मास्क पहन कर आती है जैसा सेम मिस्टर फू के पास था। कियान उसे देख चीखती है कि तुम इंसान हो या भूत हो? जियाओ चाओ कहती है मैं भूत हूँ, लू फैमिली ने बहुत गलत किया है इसलिए गॉड ने मुझे तुम सबको मारने भेजा है। फिर उसे रस्सी से बांध देती है। उसकी फ्रेंड तो स्टार्टिंग में भाग गई थी। कियान कहती है प्लीज मुझे जाने दो। जियाओ चाओ कहती है तुमने तो अभी कहा कि अगर तुम्हारे सामने मेरा भूत भी आ जाए तो भी तुम मुझे नहीं छोड़ोगी, अब कौन किससे हेल्प मांग रहा है? कियान कहती है मैं ऐसा करना नहीं चाहती थी बट डैड ने मुझे फोर्स किया था, चिंता मत करो तुम्हारे बाद तुम्हारे डैड की बारी है। वो पूछती है तुम क्या करना चाहती हो? जियाओ चाओ कहती है ऑफ कोर्स मुझे तुम्हारा ब्लड पीना है। फिर उसके हाथों में कट लगा देती है। उसकी चीख सुनकर सारे अंदर आ जाते हैं बट तब तक जियाओ चाओ चली गई थी। उसकी फ्रेंड आकर उसे खोलती है तो वो कहती है लूची आई थी, वो मुझसे रिवेंज लेना चाहती है। उसकी ये बात मिस्टर फू सुन लेता है इसलिए पूछता है तुम इतना श्योर कैसे हो कि वो लूची आई थी? तो कियान कहती है क्योंकि सिर्फ वही डियर का मास्क पहनती है। ये सुनकर मिस्टर फू शॉक्ड होता है। फिर बाहर आकर जियाओ चाओ के पास कॉल कर पूछता है तुम कहाँ पर हो? वो कहती घर पे। तुमने तो मुझे घर से निकलने से मना किया है ना? मिस्टर फू कहता है ठीक है मैं आधे घंटे के अंदर घर वापस आ रहा हूँ। कॉल रखने के बाद सोचता है आज तुम्हें मुझे सच बताना ही पड़ेगा, आखिर तुम कौन हो, लूचिया या फिर जियाओ चाओ, और तुम दोनों आपस में कैसे कनेक्टेड हो? इधर फैंग कहता है तुम यहाँ से भाग क्यों नहीं चाहती? तुम तो हमेशा से आजादी भरी लाइफ जीना चाहती थी, अब तुम्हें आजादी मिल गई है तो मिस्टर फू के पास रहना चाहती हो, क्यों? जियाओ चाओ कहती है तुम मेरे बारे में ज्यादा मत सोचो, लेकिन हाँ अब तुम्हें थोड़ी तेज से ड्राइव करना पड़ेगा वरना मिस्टर फू के हाथों मारी जाऊंगी। थोड़ी देर बाद मिस्टर फू घर आ जाता है और रूम की लाइट्स को ऑन देख स्माइल कर कहता है वो भर दिन मुझसे भी ज्यादा बिजी रहती है। थोड़ी देर बाद उसे इंटेरोगेशन रूम में ले आना, लेकिन वो इलेक्ट्रिक चेयर में बैठने से पहले चेयर की इलेक्ट्रिक काट देता है। असिस्टेंट सोचता है मिस्टर फू भले ही मिस जियांग के सामने खुद को रूट दिखाते रहते हैं लेकिन असल में वो उसकी कुछ ज्यादा ही केयर करते हैं। मिस्टर फू से घूरता है तो वो ओके बोल के चला जाता है। थोड़ी देर बाद असिस्टेंट जियाओ चाओ को लेकर आता है। मिस्टर फू पहले से ही एक आदमी को उस चेयर पे बैठाकर इलेक्ट्रिक शॉक दे रहा होता है। जियाओ चाओ उसे देख डर जाती है। उस आदमी को लिशाने के बाद असिस्टेंट उसे चेयर पर बैठने कहता है, लेकिन वो कहती है बट मैंने तो मिस्टर फू गुस्सा दिलाने वाला जैसा कोई भी काम नहीं किया है। असिस्टेंट कहता है वो बात तो मुझे भी नहीं पता, आप जाकर बैठ जाइए वरना मिस्टर फू खुद आपको बैठाने आ जाएंगे। तभी मिस्टर फू कहता है मेरे पास आओ। वो डरती हुई आती है तो मिस्टर फू उसे लेकर उस चेयर पर बैठा देता है। जियाओ चाओ उठकर जाना चाहती है लेकिन मिस्टर फू से जोर कर बैठाया हुआ कहता है आज हम दोनों अलग गेम खेलने वाले हैं। फिर असिस्टेंट को इशारा करता है तो असिस्टेंट उसका हाथ पर कुछ टेप चिपका कर इलेक्ट्रिक तार को पैरों से निकाल देता है। वो पूछती है मैंने तो कुछ नहीं किया है, तो फिर तुम मेरे साथ ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो? मिस्टर फू कहता है सबसे पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हें क्या कहकर बुलाऊं, मिस जियांग या फिर लूचिया? जियाओ चाओ जानबूझकर कहती है मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो। तभी रेड लाइट चलती है। ये देख मिस्टर फू पूछता है तुम झूठ बोल रही हो, दोबारा झूठ कहा तो मारी जाओगी। लूचिया के साथ तुम्हारा क्या रिलेशन है? वो कहती है हम दोनों ट्विन सिस्टर हैं, मेरी मॉम ने मुझसे सिस्टर की हेल्प करने के लिए कहा था। जियांग फैमिली डॉटर सेल करने के बाद से वो बहुत सैड रहती थी, इसलिए लूचिया को दूर भेज दिया गया ताकि वो अच्छे से अपनी लाइफ जी सके। मिस्टर फू देखते रेड लाइट नहीं चल रही इसलिए उसे लगता है कि ये सच बोल रही है। इधर जियाओ चाओ सोचती है झूठ बोलने का सबसे अच्छा तरीका सच को बताओ बट थोड़ा उल्टा करके। मैंने तब तक उस बात पर यकीन नहीं किया जब तक मैंने उसे खुद अपनी आंखों से नहीं देखा। कुछ दिन बाद वो मर गई। तभी मैंने मन में बना लिया कि जिसने भी मेरी सिस्टर को हर्ट किया है उनको अपनी जान देकर चुकाना होगा। उसकी बातें सुनकर मिस्टर फू उसके पास आकर कहता है तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि तुम जियाओ चाओ हो, लेकिन तुम्हारी सिस्टर लूचिया ने मेरा दिल चुरा लिया है, अब तुम उसके बदले में मुझे कैसे पे करोगी? जियाओ चाओ सोचती है अच्छा तो ये मुझे इसलिए ढूंढ रहा था क्योंकि ये मुझे लाइक करता है, बट मुझे लगा कि ये मुझे मारना चाहता है। फिर कहती है आप जैसे चाहे। मिस्टर फू कहता है किसी को फोर्स करना मुझे पसंद नहीं है, क्या तुम मुझे लाइक करती हो? वो मना करती है तो रेड लाइट ऑन हो जाती है। ये देखो जियाओ चाओ सोचती है
मैंने जानबूझकर मेरी टंग बाइट कर लिया था, जिससे ब्लड आने की वजह से मेरी हार्ट बीट तेज हो गई और मेरा झूठ सच में कन्वर्ट हो गया। असिस्टेंट कहता है, मिस चियांग आपको लाइक करती है? मिस्टर फू पूछता है, अब मेरा लास्ट क्वेश्चन, तुम मेरे पास किस मकसद से आई थी? वो कहती है, तुम्हारी आइडेंटिटी मुझे रिवेंज लेने के लिए हेल्प करेगा। मिस्टर फू उसके गले में चेन फैमिली की जेट पेंडेंट डालकर कहता है, मुझे तुम्हारी हिम्मत पसंद है, चलो। कहकर चलने लगता है, पर चियाओ के पैर सुन पड़ गए थे तो वो चल नहीं पाती और गिरने वाली होती है। तो मिस्टर फू उसे पकड़ लेता है और सोचता है, अब तो मैं खुद तुम्हें मेरे लिए ऑनेस्ट रहना सिखाऊंगा। फिर उसे मैरिज करने कहता है तो कहती, इतनी जल्दी? मिस्टर फू कहता है, उस दिन मेरी मॉम की डेथ एनिवर्सरी है। तो चियाओ हाँ कह देती है। मिस्टर फू पूछता है, फू फैमिली और जियांग फैमिली के अलावा तुम्हारा कोई और दुश्मन है? वो मना करती है। मिस्टर फू से गोद में उठाकर रूम में लेकर आता है, फिर बेड पर लेटाकर फेस पर हाथ रखते हुए कहता है, क्या मैं मैरिज से पहले तुम्हारे साथ सो सकता हूँ? वो कहती है, मिस्टर फू मुझे डर लग रहा है। मिस्टर फू कहता है, मैंने प्रिजन में तुम्हारी सिस्टर के साथ जो किया था वो सब तुम्हें एक्सप्लेन करूँ। जियाजो उसको क्लोज कर कहती है, अब मैं तुम्हें लाइक करती हूँ, इसलिए मैं किसी और के बारे में सुन नहीं सकती। मिस्टर फू ये सुनकर उसे बाइट कर देता है कि मैं तुम्हारा झूठ बोलना बर्दाश्त कर रहा हूँ सिर्फ इसलिए कि तुम मुझे लाइक करती हो, वरना अब तक मेरे हाथ से टपक चुकी होती। बाद में असिस्टेंट से बात करते हुए जा रहा था। असिस्टेंट कहता है, इसका मतलब मिस चियांग ही लूचिया है। मिस्टर फू कहता है, वरना चियांग फैमिली इतने भी फूल नहीं है, एक नॉर्मल लड़की को ट्रेन किया। असिस्टेंट कहता है, सच में आप दोनों परफेक्ट कपल हो। मिस्टर फू गुस्से से देखता है तो वो चुप हो जाता है। फिर उसे कहता है, उस स्टेट पेंडेंट का मालिक मिस्टर चैन है और प्रिजन में चैन ने ही मिस चियांग को मार्शल आर्ट सिखाया है और 11 साल पहले भी लू फैमिली के बहुत लोग मारे गए थे। इसके बैड रूमर्स फैल गए हैं कि भूत अपना रिवेंज लेने आई है। मिस्टर फू स्माइल करते कहता है, लूचिया को तभी उस प्रिजन में भेजा गया था। असिस्टेंट कहता, सही कहा आपने, लेकिन आपको ये बात कैसे पता चला? मिस्टर फू कहता है, यानी जब वो बच्ची थी तब से उसे ये खेल खेलना पसंद है। फिर असिस्टेंट से चियाओ पर नजर रखने को कहता है। नेक्स्ट मिस्टर फू विंडो से हाथ बाहर निकालकर सोचता है, तुम्हें गेम खेलना पसंद है और मुझे तुम्हारे साथ खेलना पसंद है, हम दोनों एक जैसे ही हैं। इधर चियाओ फैंग से मिलने आती है। फैंग बताता है, कल के बाद कियान बहुत डर गई है, अब ऑनलाइन आने की भी हिम्मत नहीं है उसमें। लू जो कि मिनिस्टर पोजीशन के लिए खड़े हुए थे, उन्हें भी इस न्यूज की वजह से उसे बहुत कम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। चियाओ कहती है, मैं भी आज उन दोनों से मिलने चाहूंगी। तभी फैंग को पता चलता है कि मिस्टर फू लूचिया के एशेस को लेने के लिए पूरे प्रिजन को घेर लिया है और एक ही बात बोल रहा है, मुझे लूचिया के एशेस चाहिए। जाओ कहती है, वैसे बात तो सच है बट नाम अलग है, वो एशेस रियल जाओ की हैं। फैंग पूछता है, वैसे तुमने उस रात उसके साथ क्या किया जो वो तुम्हें भूल ही नहीं पा रहा है? जाओ कहती है, मैंने उसे अपने साथ सोने के लिए फोर्स किया था। वो पूछता है, बेड पर वो कैसा था? जाओ कहती है, सुपर। फैंग कहता है, तुमने तो उसके साथ अच्छा खेला। नेक्स्ट सीन में वो लू फैमिली आती है बट घर पर किसी को ना देख सोचती है उसके घर पर तो हमेशा बहुत सारे गार्ड्स रहते थे, बट अभी कोई दिख क्यों नहीं रहा है। तभी देखती है कि कियान उसकी फोटो के सामने 1001 बार सॉरी बोल रही है और पास में उसके डैड और फॉर्चून टेलर था। वो कहती है, मैंने उससे माफी मांग लिया है, अब तो वो मुझे परेशान नहीं करेगी ना। फॉर्चून टेलर कहता है, जिसका नाम ल्यू है, इतनी जल्दी नहीं है, सैमलेट को पिलो के नीचे रखकर अच्छे से सो जाना। लूजी तुम्हारी ऑनेस्टी देख जाने देगी या नहीं वो डिसाइड करेगी। कियान कहती है, डैड मैंने कुछ नहीं किया, आपने मुझे उसका ब्लड पीने के लिए फोर्स किया था। डैडी सुनकर उस थपड़ा मारकर जाने कहते हैं। तो कियान जाने के बाद डैड लू से कहते हैं, तुम कुछ ऐसा करो जिससे वो दोबारा कभी भी रिबॉर्न ना हो पाए। ल्यू कहता है, हाँ हो सकता है बट प्राइस बहुत लगेगा, खास तौर पर उस बॉडी को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा जिसके ऊपर लूचिया का गुस्सा है। अगर आप ये कर देते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, वरना आप भी उसके साथ मारे जाओगे। डैड इस बात के लिए अग्री हो जाते हैं। चाचा सोचती है, लू तो मेरा काम आसान कर दिया है। फिर कियान के रूम में आती है उसे मारने के लिए, बट उसे सोता देख वो कुछ नहीं करती। तभी पीछे से ल्यू आकर कहता है, घबराओ मत, मैंने उसे नशा दिया है, 7-8 घंटों तक नहीं उठेगी। वो पूछती है, तुम हो कौन और मेरी हेल्प कर रहे हो? वो कहता है, इम्पोर्टेंट नहीं है, पहले तुम मेरा प्लान सुन लो। आगे कुछ कह पाता तभी उसकी वाइफ कॉल कर उसकी बेबी का डायपर लाने कहती है। ये सुनकर चाचा समझ जाती है कि ये फेक है। ल्यू कहता है, अभी मुझे कुछ जरूरी काम आ गया, जाना पड़ेगा, पर तुम मुझे अपना वीचैट दे दो, इसके साथ काम करने में आसानी होगी। जाजो भी उसे वार्न करती है कि उम्मीद है चीट नहीं करोगे। ल्यू सोचता है ये कपल सच में बहुत डरावने हैं, दोनों को वार्न करने का तरीका बहुत डेंजरस है। यानी उसे यहाँ पर मिस्टर फू ने भेजा है उसकी हेल्प कराने के लिए। तभी उसे असिस्टेंट कॉल कर कहता है, मिस चियांग एसेस लेते टाइम मिस्टर फू बहुत इंजर्ड हो गए हैं, मैं उन्हें हॉस्पिटल से घर लेकर जा रहा हूँ, आज रात आपको उनके अच्छे से टेक केयर करना होगा। जाजो भी ये सुनकर जल्दी से घर के लिए निकल जाती है। इधर लियो भी मिस्टर फू को मैसेज कर सारी बात बता देता है। असिस्टेंट के पूछने पर वो कहता है उसके पास दिल नहीं है, इसलिए बताने का कोई फायदा ही नहीं होगा। फिर उसके मास्क को हाथ में लेकर सोचता, मैं तुम्हें प्यार करना सिखाऊंगा। इधर चैंग और कुछ गुंडों के साथ जियाजो को परेशान करना आते हैं। फिर जैसे उसे टच करने चाहता है, जियाजो से पहले उसका हाथ पकड़कर उसके साथ साथ सभी की अच्छे से खातिरदारी करती है और कहती है, जाओजी का डैड तुम्हारा किया धरा हुआ है ना,
बट मिस्टर फू जैसे अच्छे इंसान को ये पनिशमेंट मिली। मैं फू फैमिली में तुम सबको सबक सिखाने के लिए आई हूँ। नेक्स्ट सीन में मिस्टर फू घर पर बैठा था, तभी जाजो आकर पूछती है ऐसा कैसे हो गया। मिस्टर फू कहता है लूजिया के एशेस को लाते टाइम जाजो उसके पास आकर पूछती है क्या दर्द हो रहा है। मिस्टर फूस अपने क्लोज खींच लेता है। जाजो की आंखों में आंसू देख के उसके आइस पर किस कर कहता है आज फर्स्ट टाइम मैंने तुम्हें रोते देखा है, वो भी मेरे लिए। वाइफ मैं तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ, चलो एक हो चाहते हैं। वो पूछती है लेकिन तुम्हारे घाव। मिस्टर फू कहता है मैं तुम्हारी सिस्टर की तरह स्ट्रांग हूँ। फिर उसे अपनी गोद में बैठाकर लूजिया उसके साथ प्रिजन में क्या क्या किया था वो सब बताने लगती है। साथ में ये भी कहती है कि उस दिन से लेकर आज तक मैंने किसी दूसरी गर्ल को छुआ तक नहीं है, क्या तुम अपनी सिस्टर के लिए मुझे पे करोगी। फिर वो उसकी गोद में उठाकर बेड पर लिटा देता है कि अब तुम ना ही जाओ और ना ही लूचिया हो, अब से सिर्फ हम दोनों हैं। जाजो ओके मिस्टर फू कहती है तो उसे रोकते कहता है सही से मेरा नाम लो वाइफ। ये सुनकर जाजो से हस्बैंड कहकर बुलाती है। ये सुनने के बाद तो मिस्टर फू खुश होकर उसे किस करने लगता है और फिर दोनों एक साथ नाइट स्पेंड कर लेते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग असिस्टेंट कॉल कर बताता है कि आपके कहने के हिसाब से लू फैमिली को बैंकरप्ट कर दिया गया है और लू सैक्रिफाइस के लिए मान गया है। आज रात हम हमारे प्लान को अंजाम देने वाले हैं। और एक बात आपको बतानी थी, कल रात चैंगवा ने कुछ गुंडों के साथ लेकर आया था मिस चैंग को परेशान करने के लिए, बट मिस चैंग उन सब पर अकेली भारी पड़ गई, इसलिए हमारी आदमियों की जरूरत ही नहीं पड़ी। मिस्टर फू ये सुनकर खुश हो जाता है और नहाने चला जाता है। तभी जाजो के पास लियू का मैसेज आता है कि लू ने हार मान ली है और फैंग भी मैसेज करके लू फैमिली बैंकरप्ट होने वाली बात बताता है। जाजो समझ जाती है कि ये सारा कुछ मिस्टर फू ने किया है, इसलिए वो तभी फैंग से मिलने आने कहती है। थोड़ी देर बाद मिस्टर फू बाहर आकर उसे ना देखता है तो गुस्से से कहता है ये सेकंड टाइम है तुम मुझे फिर से छोड़कर चली गई, काफी हिम्मत है तुम में। इधर वही फॉर्चून टेलर लियू कियान के डैड को सैक्रिफाइस देने के लिए मना लेता है। अगर तुम तुम्हारी बेटी का सैक्रिफाइस कर देते हो तो तुम्हारी लू फैमिली को पहले की तरह रिच बन सकते हो। अच्छे से इस बारे में सोचकर फिर कदम उठाना। असल में लियू का काम ही यही था, उसके डैड को भड़काना। उसके जाने के बाद वो कियान को मारने के लिए नाइफ निकालता है, बट तभी वो उठती है और कहती है डैड मैं मरना नहीं चाहती, प्लीज मुझे बचा लीजिए। वो कहता है मैं इतने दिनों तक तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है और तुम मेरे लिए अपनी जान भी नहीं दे सकती। फिर उसे पानी में नशा मिलाकर पिला देता है और उसके हाथ काट देता है तो कियान टपक जाती है। तभी पीछे से जाजो देख लू डर जाता है कि क्या तुम भूत हो। वो कहती है जिसने अपने हाथों से अपनी बेटी को मार डाला वो अभी भूतों से डर रहा है। वैसे तुम्हें एक बात बताऊं लू, मैं तुम्हारे पास भेजा था और ये सब झूठ बोलने के लिए कहा था। लू कहता है तुमने मेरी बेटी को मारा है। वो कहती है नहीं, तुमने खुद अपने हाथों से उसे मारा है। वो कहता है ठीक है, अब तुम्हें मारने के बाद मैं खुद भी टपक जाऊंगा। और ये कहते हुए नाइफ लेकर उसकी तरफ आने लगता है, बट तभी नीचे गिरा ब्लड की वजह से उसका पैर फिसल जाता है और नाइफ उसके हाथ से उछलकर खुद उसकी बॉडी पे घुस जाता है, जिसकी वजह से वो भी वहीं पे टपक गया था। फिर जाजो जाने लगती है, बट मिस्टर फू को देख रुक जाती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। मिस्टर फू उसके फेस के मास्क को हटाता है, फिर उससे सीधा डांस के लिए पूछता है तो वो भी हाँ कहती है और अपने हाथ आगे बढ़ाता है। फिर दोनों डांस करते हुए आपस में बातें करने लगते हैं। मिस्टर फू कहता है चलो एक गेम खेलते हैं, बट रूल वही पुराने वाला होगा। क्वेश्चन मैं करूंगा, तुम्हें आंसर देना है। क्या तुम लूचिया हो। वो कहती है हाँ, और पूछती है तुम्हें मेरे ऊपर असल में डाउट कब हुआ था। तो कहता है पहले दिन से, क्योंकि मेरी बॉडी सिर्फ एक ही लड़की के लिए रिएक्ट करती है। जाजो पूछती है तुम ही हर बार मेरी हेल्प कर रहे थे ना, चाहे उस दिन पार्टी वाला सीन हो, इंसिडेंट हो या फिर लू फैमिली को डिस्ट्रॉय करने की बात हो। मिस्टर फू कहता है ऑफ कोर्स इस पूरे वर्ल्ड में सिर्फ मैं ही हूँ जो तुम्हें बुली कर सकता हूँ, दूसरा कोई नहीं। जाजो आगे फिर से कुछ पूछ रही थी, बट वो मना कर कहता है ये सारे क्वेश्चन बहुत बोरिंग है, चलो कुछ इंटरेस्टिंग सवाल मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुम मुझे लाइक करती हो। वो हाँ करते फिर से पूछता है तुम मुझे दोबारा छोड़कर तो नहीं जाओगी ना। वो मना करती है कि हम दोनों क्रेजी इंसान एक दूसरे के लिए बने हैं। मिस्टर फू कहता है वाइफ मैं तुम्हारे आंसर से बहुत खुश हूँ, वेडिंग गिफ्ट के तौर पर जियांग फैमिली को बर्बाद करना कैसा रहेगा। वो कहती है हाँ ये मेरा फेवरेट गिफ्ट होगा। मिस्टर फू से अपने क्लोज कर कहता है मुझे दोबारा कभी भी छोड़कर मत जाना, फिर उसे किस करता है। जाजो सोचती है मैं ये वाला प्रॉमिस नहीं निभा पाऊंगी। फिर वो फिर से उसे किस करती है, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे क्योंकि एक दिन वो उसे छोड़कर जाने वाली थी। ये बात मिस्टर फू को पता नहीं है। नेक्स्ट दोनों मैरिज सर्टिफिकेट लेने के बाद डिनर पार्टी में आते हैं, जहाँ पहले से दोनों फैमिली थी। जियांग फैमिली फू फैमिली से पैसे लेने के लिए प्लानिंग बना रहे थे, लेकिन फू कहता है आपको जो चाहिए मैं दे सकता हूँ, बट उसके बदले में तुम चारों में से किसी एक का सर चाहिए। ये सुनकर ये चारों शॉक्ड हो जाते हैं। तभी जाजो उठकर एक के पास जाकर उन्हें खुद को मिस्टर फू के हवाले करने के लिए कहती है, बट इसके लिए कोई भी राजी नहीं हो रहा था। तभी वो जियांग के पास जाकर कहती है ब्रो तुमने तो कहा था ना कि तुम मुझे अपने बेड पर ले जाना चाहते हो, तो क्यों ना अभी चले, पास में होटल रूम बुक है। ये सुनकर जियांग इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता। मिस्टर फू कहता है तुम्हें बहुत शौक है ना मेरी वाइफ के साथ नाइट स्पेंड करने का। फिर असिस्टेंट को इशारा करता है और असिस्टेंट एक एक करके चारों को साइड में निशाकर मार देता है।
अब जाओ को जंग फैमिली से रिवेंज पूरा हो गया। तभी सारे जाओ की तरफ देखने लगते हैं तो वो कहती है, हस्बैंड मुझे डर लग रहा है। मिस्टर फू चंगवान से कहता है, तुम्हारी नजर मेरी वाइफ को डरा रही है तो अपनी नजरें नीचे कर लो। डैड उस पर गुस्सा करते हैं कि अब कुछ ज्यादा ही नहीं हो रहा। तभी लॉयर आकर कहता है, मेरे पास आपकी मॉम की बिल है, बट इससे सिर्फ आप दोनों ही देख सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। नेक्स्ट सीन में लॉयर कहता है, मुझे लगा था कि आप मैरिज नहीं करेंगे। मिस्टर फू कहता है, अगर बात मेरी मॉम की ना होती तो मैरिज नहीं करता। लॉयर कहता है, ये बात आपकी मॉम को पता थी, तभी तो उन्होंने ये कंडीशन रखी है। तो अब तुम जो सिलाई करते हो उसे अपना दिल खोल लो, खुद को बांध कर मत रखो। जो सारी बातें सुनने के बाद एक पल के लिए तो वो उसे छोड़कर जाना ही नहीं चाहती। फिर दोनों मॉम की बिल देखते हैं, उसमें 2 लेटर भी थे, एक मिस्टर फू के लिए, दूसरा उसकी वाइफ के लिए। मिस्टर फू पहले अपना लेटर पढ़ना स्टार्ट करता है जिसमें मॉम ने लिखा था कि मैंने तुम्हें कभी कहा तो नहीं, बट तुम्हारे लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ, थैंक यू मेरी लाइफ में आने के लिए और इतने सालों तक जिंदा रहने के लिए। चाचू कहती है, तुम्हारी मॉम तुम्हें बहुत लाइक करती है। मिस्टर फू कहता है, और मैं तुम्हें। आगे लेटर को पढ़ने लगता है तो मॉम कहती है, ये चाचू के लिए है, मैंने और भी 2 गिफ्ट रेडी किए हैं, एक विला और एक मिस्टर फू का पास्ट। इसे देखने के बाद तुम समझ जाओगी, उसके अंदर वो सारे राज हैं जिसकी तुम्हें जरूरत है। जाजो सोचती मॉम अपनी बेटे के अगेंस्ट बोल रही है, वो बहुत इंटरेस्टिंग पर्सन थी। आगे मॉम ने लिखा था कि उसे बहुत सारा प्यार करना, क्योंकि सिर्फ तुम ही हो जो उसे डार्कनेस से निकाल सकती हो। साथ में अपनी रिंग भी रख देती है। चाचू सोचती है इसका मतलब क्या है। फिर चाचू दूसरा लेटर पढ़ने लगती है। असल में ये लेटर चेन का होता है, जिसने उसे प्रिजन से बाहर निकालने के बदले मिस्टर फू से शादी करने की शर्त रखी थी, सिर्फ इस लेटर के लिए। चेन ने लिखा था कि मिस्टर फू की मॉम से मैरिज करना मेरी किस्मत में नहीं था, क्योंकि मैं उसके बैकग्राउंड के बराबर नहीं था, इसलिए उसे शादी करते सिर्फ देख सकता था। हम दोनों कभी एक नहीं हो पाए और ये सब कुछ सिर्फ झाओ की वजह से हुआ, यानी मिस्टर फू के डैड की वजह से। उनकी वजह से हम दोनों इस दुनिया में ज्यादा दिनों तक नहीं रह पाए। तुम्हें उससे मेरे लिए रिवेंज लेना होगा। जाओ ये जानकर शॉक्ड होती है कि इसलिए चैन मुझे मिस्टर फू को ढूंढने के लिए कहा था। फिर दोनों अपने अपने लेटर चला देते हैं। मिस्टर फू से मॉम की रिंग पहनाकर साथ में डांस करने लगते हैं, बट डांस करते हुए जाजो के हाथ में हैंडकफ डाल देता है और खुद के साथ बांध कर कहता है, तुम मुझे लाइक नहीं करती हो ना, और मुझे छोड़कर जाने की प्लानिंग कर रही हो, लेकिन मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। तभी असिस्टेंट फैंग को लेकर आता है तो जाजो से छोड़ने कहती है। मिस्टर फू हाथ में गन फैंग की तरफ पॉइंट करता है। ये देख जाजो डर जाती है कि मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी, हमेशा तुम्हारे साथ ही रहने वाली हूँ। मिस्टर फू गुस्से से गला पकड़ लेता है कि तुम मुझे अपना प्यार देकर एहसान जता रही हो, फिर उसे नीचे फेंक देता है। फैंग कहता है, सिस्टर तुम मेरे बारे में मत सोचो, तुम्हें हमेशा से ज्यादा चाहिए थी ना, मुझे खुशी है मरने के बाद मैं तुम्हारे काम आ सकता हूँ। असिस्टेंट उसे मारकर बेहोश कर देता है। जाजो कहती है, उसे जाने दो, तुम जो कहोगे मैं वही करूंगी। मिस्टर फू ने छोड़ने कहता है, फिर उसे कहता है, अब ऐसे हाथों में क्यों ना साथ में खेले। देन उसे घर लेकर आता है। जाजो उसे ऐसा करने से मना करती है, बट मिस्टर फू उसे बेड पर पुश कर कहता है, तुम तो उस रात से ज्यादा स्ट्रांग हो गई हो, अब तुम भाग नहीं सकती। फिर उसके नेक में किस करता है तो वो ऐसा करने से मना करती है कि अब हम दोनों के बीच दूरी काफी बढ़ गई है। मिस्टर फू कहता है, नहीं, हमारे बीच सिर्फ एक ही बाधा है कि तुम मुझे लाइक नहीं करती हो, लेकिन अब मैं और वेट नहीं कर सकता। बोलकर उसे किस करता है। जाजो भी उसे नहीं रोकती और दोनों एक दूसरे के साथ नाइट स्पेंड कर लेते हैं। बाद में मिस्टर फू कहता है, क्या तुम मुझे एक बेबी दे सकती हो, मैं सीखना चाहता हूँ कि अच्छे डैड कैसे बनते हैं। जाजो पूछती है, अगर किसी दिन तुम्हें ये पता चला जाए कि मैं तुम्हारे किसी अपने को मारा है तो क्या तब भी तुम मुझे इतने प्यार करोगे। मिस्टर फू कहता है, तुम मेरे डैड की बात कर रही हो ना। वो हाँ में मुंडी लाती है तो मिस्टर फू कहता है, जब मैं प्रिजन में था तब हर दिन मरना चाहता था, बट जिस दिन तुमसे मिला तुम्हारी आंखों में भी मैंने सेम दर्द देखा, तब मुझे एहसास हुआ कि जीना इतना भी बुरा नहीं होता। फिर उसके फोरहेड पर किस कर हाथ खोल देता है, साथ में ये भी कहता है, तुम उसे मत मारना, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। जाजो उसकी बातों से रोने लगती है। मिस्टर फू से गिफ्ट देकर पूछता है, तुम्हें अच्छा लगा। वो कहती है, हाँ बहुत ब्यूटीफुल है। वो कहता है, वाइफ मुझे हर टाइम तुम्हारी बहुत याद आती है, ये सारी बातें भूल जाना और आजादी से अपनी लाइफ जीना, लेकिन जाने से पहले मेरे सो जाने तक का वेट करना, मैं तुम्हें जाते हुए नहीं देख पाऊंगा। वो ठीक है कहती है, फिर उसे किस करती है। मिस्टर फू कहता है, मुझे प्रॉमिस करो कि तुम प्रेग्नेंट होने के बाद मेरे पास आ जाओगी। वो हाँ कहती है और पिंकी प्रॉमिस करती है, साथ में ये भी कहती है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है, क्या तुम मेरे साथ फिर से करना चाहोगे। मिस्टर फू हाँ कहकर टूट पड़ता है और दोनों फिर से एक दूसरे के साथ सो जाते हैं। नेक्स्ट मिस्टर फू की नींद असिस्टेंट की कॉल से खुलती है। जाजो को ना देख समझ आता है कि वो चली गई है और फिर कॉल उठाने पर उस असिस्टेंट कहता है, मीडिया ने आपके अगेंस्ट ये न्यूज पब्लिश की है कि फू सिटी के जनरल एक लेडी की हेल्प से फू सिटी का नंबर 1 बन पाया है। मिस्टर फू कहता है, ठीक है। कॉल काटने के बाद जैसे डोर ओपन करता है, सामने डैड के आदमी उसे लेने आए थे, बट उसे देख के लग रहा था उसे पहले से सब कुछ पता था। इधर फैंग जाजो से पूछता है, क्या तुम सच में ये करना चाहती हो, तुम अभी भी उसके पास्ट के बारे में जानना चाहती हो, क्या तुम अब उसे छोड़ना नहीं चाहती। जाजो से कुछ नहीं कहती, सिर्फ मिस्टर फू की मॉम की बातों को याद करने लगती है। फिर उसे चाबी लेकर कहती है, हाँ मैं क्यूरियस हूँ कि उसका पास्ट कैसा रहा होगा।
फैंग कहता है क्यूरियोसिटी ही प्यार की स्टार्टिंग होती है, वो तुम्हारे लायक ही नहीं है। वो कहती है नहीं, वही सिर्फ मेरे लायक है, क्योंकि हम दोनों को दोबारा फेट नहीं मिलाया है, यानी हम दोनों की एक दूसरे की किस्मत में होना लिखा है। तभी उसे असिस्टेंट कॉल करके आता है मिस्टर फू के डैड उसके खिलाफ एक्शन लेने वाले हैं। वो पूछती है ऐसी क्या बात हो गई। असिस्टेंट कहता है उसके डैड उससे उसकी पावर छीनना चाहते हैं, उन्हें अपने बेटे से ज्यादा रेपुटेशन और पावर की फिक्र है। वो कहती है लेकिन दोनों तो बाप बेटे हैं। असिस्टेंट कहता है ये उसके लिए जरूरी नहीं है। ये सुनकर वो सारी बातें एक एक कर याद आने लगती है और वो उसे बचाने के लिए सोच लेती है। इसका मतलब मिस्टर फू और उसके डैड के बीच में बिल्कुल कुछ सही नहीं है। साथ ही असिस्टेंट से उसे मिस्टर फू के पास ले जाने के लिए भी कहती है। असिस्टेंट कहता है मिस्टर फू ने आपसे मैरिज करके कोई गलती नहीं की है। फैंग कहता है क्या तुम पागल हो गई हो, तुम्हें कब से इस दिन का वेट था। वो जिए मरे इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। चाचा कहती है मुझे उससे प्यार हो गया है, उसे मरते हुए सुनकर दिल में दर्द हो रहा है। फैंग कहता है अगर तुम उसके लिए रो रही हो इसका मतलब तुम्हारा हस्बैंड अच्छा इंसान होगा, जाकर उसे बचाओ। इधर मिस्टर फू डैड से मिलने आता। डैड कहते हैं अब तुम मैरिड हो इसलिए जनरल बनने की जरूरत नहीं है, वाइफ के साथ लाइफ को एंजॉय करो। मिस्टर फू कहता है आप क्लियरली ये क्यों नहीं बोल पाते कि आप कोई पोजीशन चैंगवन को देना चाहते हो। डैड कहते हैं नहीं, अब तुम्हारी बहुत कंप्लेंट भी आ रही है और न्यूज तो तुम्हें देखी होगी। मिस्टर फू कहता है मुझे गेस करने दो कि आखिर तुम्हारा प्लान क्या है। तुम मुझसे सारे कमांड्स को छीन कर उन्हें मेरे अगेंस्ट यूज करने वाले हो ताकि फ्यूचर में वो लोग मुझे मार सके। चैंगवन कहता है ब्रो तुम ऐसे कैसे कह सकते हो, डैड और मैं तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। और वो गुस्से को कॉलर पकड़ लेता है प्यार, वो सिर्फ हमें पालते हैं जानवरों की तरह। आज मुझे निकाल फेंक रहे हैं, कल तुम्हारे साथ भी सेम ऐसा ही करेंगे। डैड गुस्सा करके कहते हैं मुझे तुम्हारे एटीट्यूड से नफरत है, इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी, ये देखो। कहते हुए जियाजो को दिखाते हैं अगर तुमने मेरी बातों को नहीं माना तो उसे हमेशा के लिए खो दोगे। वो कहता है अगर तुमने उसे छूने की भी कोशिश की तो हम दोनों के बीच का रिलेशन भूल जाना। चैंगवन कहता है तुम एक लड़की के लिए अपने डैड से आर्गू करोगे। वो हंसते हुए कहता है सर अपने डैड से पूछ लो तो, उन्होंने कभी मुझे या तुम्हें बेटी की तरह माना ही नहीं है। डैड गुस्से से मारते हैं। इधर चाचू भी असिस्टेंट के साथ बैठकर टीवी में देख रही थी। फिर वो असिस्टेंट से पूछते उसके डैड ने ऐसा क्यों कहा कि इस बार वो इसे डिसेबल बना देंगे। असिस्टेंट कहता है जब भी मिस्टर फू उनकी बात नहीं मानते थे तब उसके डैड उन्हें पुरानी जख्मों को याद कर टॉर्चर करेंगे, तब तक उसे टॉर्चर करते रहेंगे जब तक मिस्टर फू उनकी बात से एग्री नहीं हो जाता। चैंगवन डैड को खुश करने के लिए कहता है ब्रो हम सब एक फैमिली है, इस बार भी तुमने डैड को परेशान किया। मिस्टर फू कहता है तो इसे फैमिली कहते हैं, लेकिन मुझे तो कभी भी ऐसा नहीं लगा, बट अब मुझे पता है फैमिली कैसी होती है, ये इंसान अभी पहले की तरह ही है। डैड कहने लगते हैं कि तुम अब कुछ ज्यादा एरोगेंट बन गए हो, अब तुम्हें तुम्हारी औकात दिखानी होगी। फिर मॉम और साउसी की बातों को रिकॉर्डिंग ऑन कर देते हैं, जिसे सुनकर मिस्टर फू की तबीयत बिगड़ने लगती है और उसके सर में तेज दर्द होने लगा था। वो नीचे बैठकर रोने लगता है, लेकिन डैड इतना सब कर भी खुश नहीं थे और भी सर टॉर्चर करने के लिए कहते हैं तुम्हारी वजह से वो दोनों मर गए हैं, अगर तुम ना होते तो वो दोनों अभी तक हमारे साथ होते। मिस्टर वो गुस्से से डैड को कॉलर पकड़ते हुए कहता है मैंने कुछ भी नहीं किया है, वो दोनों तुम्हारी वजह से ही गए हैं। डैड कहते हैं नहीं, पूरे वर्ल्ड में जो कोई भी तुम्हारी केयर करेगा वो सारे मारे जाएंगे। ये सुनकर मिस्टर फू अब खुद को और कंट्रोल नहीं कर पाता, नीचे गिरने वाला था कि चाचो आकर उसे पकड़ लेती है। मिस्टर फू से देखकर पूछता है वाइफ तुम यहाँ क्यों आई हो। कहती है मैं तुम्हें घर वापस ले जाने आई हूँ। तभी मिस्टर फू फिर से बेहोश हो जाता है। ये देख चाचा असिस्टेंट से उसे कार में ले जाकर बैठाने कहती है। डैड कहता है मेरी प्यारी डॉटर इन लॉ अपने हस्बैंड के साथ अच्छे से लाइफ बिताना, लेकिन इस बार चाचा से वार्न कर चली जाती है, अब तुम्हारी बारी है। बाहर आने के बाद असिस्टेंट बताता है कि मिस्टर फू अभी यहाँ सेफ नहीं है। चाचा कहती है तुम उसकी चिंता मत करो, मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगी। असिस्टेंट कहता है मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। ये सुनकर चाचा गन निकाल कर उसकी तरफ पॉइंट कर कहती है अभी बेहोश है इसलिए मैं रिस्क नहीं ले सकती, वैसे भी मैं उसकी वाइफ हूँ। असिस्टेंट कहता है ठीक है, मैं आपको डॉक्टर जू जो मिस्टर फू का पर्सनल डॉक्टर है उनका नंबर सेंड कर दूंगा, और थैंक यू मिस्टर फू का साथ न छोड़ने के लिए। चाचू कहती है क्योंकि मैंने उसकी मॉम से प्रॉमिस किया है कि लाइफ टाइम तक उसके पास रहकर उसे प्यार करूंगी। बाद में जाते टाइम चाचा और डॉक्टर जू को कॉल कर मिस्टर फू की अभी कंडीशन के बारे में बताती है, साथ में ओल्ड हाउस में जो हुआ वो सारी बातें बताती है। डॉक्टर जू कहता है अभी 12 घंटे तक ऐसे ही रहेगा, अच्छा होगा कि तुम उसे बांध दो, वरना होश में आने के बाद टेम्परेरी सारा कुछ भूल जाएगा और तुम्हारे साथ साथ खुद को भी हर्ट कर देगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अभी वो सिर्फ उस बात को याद रखेगा जिस वजह से वो गिल्टी है, बाकी सारी बातें भूल जाएगा। वो पूछती है आपके कहने का मतलब वो मुझे भी भूल जाएगा। डॉक्टर सू कहता है नहीं, ये बस कुछ दिनों तक ऐसा ही रहेगा। वो पूछती है इसका मतलब। डॉक्टर सू कहता है मुझे भी नहीं पता कि वो कब तक ठीक होगा, इसमें एक दिन, एक हफ्ता या फिर एक महीना भी लग सकता है। और उसे एक मेडिसिन का नाम बताते हैं, जब वो कंट्रोल खो देगा तब उसे खाने के लिए देना। फिर वो मिस्टर फू को कार से निकालकर ले लगती है। मिस्टर फू मुझे मत भूलना। मिस्टर फू कहता है वाइफ तुम मुझे कभी भी छोड़कर मत जाना। वो कहती है नहीं, हम दोनों अब साथ में रहेंगे और एक दूसरे को ढेर सारा प्यार करेंगे।
बाद में मॉम को गिफ्ट किया विला में आकर उसके कपड़े चेंज करती है, देन उसके पसीने को साफ कर रही थी। तभी मिस्टर फू को नाइटमेयर आता है और वो सीधे जाजो को गला पकड़ लेता है, लेकिन थोड़ी देर में फिर से बेहोश हो जाता है। जाजो उसे हैंडकफ से बांध देती है और खुद उसके ऊपर सरक के सो जाती है। थोड़ी देर बाद मिस्टर फू होश में आती वो जाजो को दूर कर पूछता है, तुम हो कौन? वो कहती है, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। वो पूछता है, ये कैसा अजीब सा नाम है, मेरा प्यारा टेडी बियर कहाँ पर है? वो पूछती है, मिस्टर फू तुम्हारी एज क्या है? वो कहता है 7 साल। ये सुनकर जाजो सोचती है, मॉम ने इस बारे में बताया था। मिस्टर फू पूछता है, क्या मेरे डैड ने तुम्हें मुझे बांधने के लिए कहा था? मेरे टेडी बियर कहाँ है? अगर मुझे वो नहीं मिला मैं तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगा। वो कहती है, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मुझे तुम्हें सब कुछ सिखाना पड़ेगा। मिस्टर फू अपना हाथ दिखाते हुए कहता है, ये दर्द कर रहा है। तो फूक मार कहती है, अब ठीक हुआ? तो कहता है, हाँ अब ठीक है। जाजो कहती है, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे टेडी बियर से खेलने ले चलती हूँ। वो मना करता है तो जाजो से आंखें दिखाती है तो शांत हो जाता है। नेक्स्ट डे जाजो ने फैंग से कुछ सामान लेने कहा था तो वो लेकर आता है। फैंग पूछता है, सब ठीक है ना? तुम बच्चों के खाने का सामान क्यों मंगवा रही हो? वो कहती है, एक बार अंदर चलो, खुद भी कुछ समझ जाओगे। मिस्टर फू से जाजो की क्लोज देख उसे दूर कर पूछता है, ये कौन है? फैंग उसे हालत में देख शॉक्ड होकर पूछता है, सिस्टर ये क्या है? वो कहती है, तुम पहले अंदर जाओ, मैं आकर तुमसे सारी बातें बताती हूँ। फिर मिस्टर फू को कार्टून लगाकर देख रही बोलकर किचन में आ जाती है और फैंग को सारी बातें बताती है कि अब ये बच्चा बन गया है। तो फैंग उसे छेड़ने लगा था, ये देख जाजो से भगा देती है। फिर मिस्टर फू के लिए खाना लेकर आती है। तभी मिस्टर फू के हाथ से चॉपस्टिक नीचे गिर गई थी तो डर के मारे नीचे बैठ जाता है कि मुझे पनिश करो। डैड कहते हैं गलती करने पर सजा मिलनी चाहिए। जाजो उससे शांत कर पूछती है, आखिर उन्होंने तुम्हारे साथ गलत क्या किया है? वो कहता है, अगर तुम गलती करोगे तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी मॉम को भी कैद कर लेंगे। जाजो उसे शांत कर टेबल पर लेकर बिठाती है और हक कर लेती है। मिस्टर फू की हार्टबीट बढ़ने लगी थी, ये देख वो दूर कर सोचती है, हालांकि इसका दिमाग बच्चों जैसा हो गया है बट अभी भी फिजिकल टच से रिस्पॉन्स दे रहा है। फिर उसके टेक केयर करने लगी थी। मिस्टर फू उसके फेस पर हाथ रखते कहता है, मुझे तुम पसंद हो, और फिर बेहोश हो जाता है। जारो डॉक्टर सू के पास कॉल कर सारी बातें बताती है तो डॉक्टर सू कहता है, घबराओ मत, बस उसके उठने तक का वेट करो। ये फर्स्ट टाइम है जब वो 7 साल की एज में चला गया है, वरना हर बार 18 साल की एज में लौट रहा था। लग रहा है इस बार वो पूरी तरह ठीक हो जाएगा। मैंने तुम्हें जो मेडिसिन कहा था उसे अपने पास रखना। कॉल रखने के बाद सोचती है, इस बार मैं तुम्हें पूरी तरह ठीक करके रहूंगी। फिर उसे सोफे पर उठाकर बहुत सारी बातें करने लगती है। देन उसके फोरहेड पर किस करती है कि तभी मिस्टर फू उठ जाता है और उसे खींचकर किस करने लगता है। थोड़ी देर बाद फिर से बेहोश हो जाता है। जाजो थोड़ी देर बाद आकर देखती है मिस्टर फू सोफे पर नहीं था। वो उसे परेशान होकर हर जगह ढूंढने लगती है। तभी देखती है कि मिस्टर फू नाइफ से उस टेडी बियर को बार बार मार रहा था और कह रहा था कि तुम सारे चीटर मुझे छोड़कर चले गए। जाजो उसके पास आती है तो मिस्टर फू उसे दूर कर कहता है, तुम हो कौन और अंदर कैसे आ गई? निकलो मेरे रूम से, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। वो सोचती है अब मिस्टर फू 12 साल का बन गया है जब उसने अपनी मॉम को खोया था, ये तब की बात है। फिर उसे मॉम की रिंग दिखाकर समझाने का ट्राई करती है। साथ में ये भी कहती है कि मॉम ने मुझे तुम्हारे टेक केयर करने को रखा है। मिस्टर फू कहता है, मॉम ने कहा था कि ये रिंग वो जिससे देगी वही मेरी होने वाली वाइफ होगी। जाजो कहती है, हाँ मैं तुम्हारी होने वाली वाइफ हूँ। मिस्टर फू से रिंग बनाकर हक करता है। फिर उसे हक करता है और उसका नाम पूछता है तो कहती है, मेरे बहुत सारे नेम है, पहले लूचिया था, बाद में जाओ जाओ है। मिस्टर फू नाम सुनते कहता है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैं तुम्हें जानता हूँ। फिर उसके ऊपर ही बेहोश जाता है। जाजो उसे जगाने का ट्राई करती है बट वो नहीं उठता। नेक्स्ट सीन में मिस्टर फू बेड पर बेहोश था और जाजो उसके ऊपर सरक के ढेर सारी बातें करती है। फिर वो भी सो जाती है। रात होने के बाद मिस्टर फू उठता है और जाजो को अपने पास से एक धक्का देकर दूर करता है। फिर बेड से नीचे खींचकर ले आता है और गला दबाने लगा था, तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा है? लेकिन जाजो की आंखों में आंसू देख सोचता है, इसे रोते देख मुझे दर्द क्यों हो रहा है। फिर उसे जाने कहता है। तभी उसे वही सारी यादें आने लगती हैं जिस वजह से वो खुद को मारने का डिसाइड करता है। तभी जाजो आकर उसे रोक देती है। मिस्टर उसे देखकर गुस्से से नाइफ उसकी तरफ फेंकता है। जाजो उसे मॉम की रिंग दिखाते पूछती है, ये क्या है? वो कहता है, ये तो मेरी मॉम की रिंग है, तुम्हारे पास कहाँ से आई? मुझे बताओ कि तुम कौन हो, मेरे पास आने का मकसद क्या है? फिर उसे मारने के लिए उसके पीछे भागने लगता है। जाजो उसे उस रूम में आती है और कहती है, कोई भी इंसान इसके अंदर रहने से पागल होना तो नेचुरल बात है। तभी मिस्टर फू रूम में आ जाता है। जाजो से देख वही मास्क अपने फेस पर लगा देती है कि क्या तुम्हें मैं याद हूँ, लेकिन उसे कुछ याद नहीं आता। उल्टा उसे मारने के लिए गला पकड़कर हाथ से रिंग निकाल लेता है कि मुझे झूठ बोल रही हो कि मेरी मॉम ने तुम्हें दिया है। जाजो से बातों में उलझाकर वो मेडिसिन से बेहोश कर देती है। थोड़ी देर बाद उसके लिए खाना लेकर आती है। मिस्टर फू अभी तक ठीक नहीं हुआ था और उसे पूछ रहा था कि तुम कौन हो। जाजो से वही सनफ्लावर पेंटिंग वाली बात बताती है। साथ में वो भी, उस दिन तुमने मुझे पूछा था कि मैं क्या तुम्हारे लिए मर सकती हूँ, तो मैंने मना कर दिया था, बट आज कहती हूँ हाँ मैं तुम्हारे साथ टपकना चाहती हूँ, क्योंकि तुम्हारे बिना जीने रहने का कोई मतलब ही नहीं होगा।
मॉम और भाई तुम्हारी वजह से नहीं मरे हैं, उनकी आत्मा तुम्हें इस तरह सैड देख के बहुत ज्यादा सैड होंगे। अब से सिर्फ तुम खुद के लिए जियो और सारी चीजों को भूल जाओ। मिस्टर फू तो स्टार्टिंग से अब तक ये सारी बातें याद आने लगती है और उसके सिर में दर्द होने लगाता है। थोड़ी देर बाद वो ठीक हो जाता है। जाजू उससे उसकी वेश पूछती है तो वो कहता है बहुत बड़ा हूँ, क्या तुम ट्राई करना चाहती हो? ये सुनकर जाजू खुश जाती है कि तुम अब ठीक हो गए हो। मिस्टर फू उसे किस करता है कि वाइफ मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। जाजू उसके ऊपर चढ़ जाती है और उसका गला पकड़ लेती है कि हर दिन बस मेरा गला पकड़ते रहते थे तुम, मुझे लगा तुम वापस ही नहीं आओगे। फिर उसे अक्कर होने लगती है। मिस्टर फू कहता है प्रॉमिस दोबारा तुम्हें कभी भूली नहीं करूंगा, कम से कम अब तो मेरे हाथ खोल दो। और हाथ खोलने के बाद मिस्टर फू कहता है वाइफ बेड पे या सोफे पे? सोफा तो बहुत छोटा है, क्यों ना हम बेड पर चले। फिर उसे बेड पर लेकर बिठाता है और एक एक करके बार बार किस करते हुए थैंक्स कर रहा होता है कि मेरी लाइफ में ब्लेसिंग बनकर आने के लिए, दूसरा मेरे अंदर से उजाले में लाने के लिए और तीसरा मुझे छोड़कर ना जाने के लिए। फिर दोनों एक साथ नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट डे जाओ को फैंग मैसेज कर कहता है दोनों बाप बेटे को पकड़कर प्रिजन में रखा गया है। वो कहती है ठीक है। फिर मिस्टर फू को बिना बताए आ जाती है प्रिजन में। डैड और चैंगवान दोनों को गार्ड्स लेकर आते हैं। डैड पूछते तुम्हारी मुझसे की दुश्मनी है? वो कहती है चैन याद है? डैड कहते हैं वो तो मेरी वाइफ का लवर था, उससे मेरी वाइफ को पाने का ड्रीम देखा था तो मैंने उसे पनिश किया है, इसमें गलत क्या है? वो कहती है नहीं, तुम उन दोनों के बीच आ गए थे, वरना वो दोनों बचपन से एक दूसरे से प्यार करते थे। मॉम तुमसे डाइवोर्स भी चाहती थी बट तुमने उसे डाइवोर्स देने से मना कर दिया, जबकि तुम्हारा खुद बाहर पता नहीं कितनों के साथ चक्कर चल रहा था और तुम कितनों के साथ सो चुके थे। फिर उसे नाइफ से अटैक करती है कि तुम्हारी वजह से दो प्यार करने वाले एक दूसरे के लिए तड़प तड़प कर मर गए। तभी मिस्टर फू आता है तो डैड कहते हैं मुझे बचा लो, इसके बदले तुम्हें जनरल की पोजीशन लौटा दूंगा। मिस्टर फू कहता है अब मुझे पावर नहीं चाहिए। फिर नीलम होकर जाओ को अपनी मॉम की रिंग देकर प्रपोज करता है। फिर इशारों से उन्हें निशाने कहता है। जाओ कहती है हस्बैंड चलो घर चलते हैं। मिस्टर फू से गोद में उठाकर गले आता है और वो दोनों खुशी खुशी दूसरे के साथ रहने लगे थे और इसी सीन के साथ ड्रामा एंड हो जाता है। और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।